नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है एक और एडिटोरियल और करंट अफेयर्स के एनालिसिस में। 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, 13 नवंबर को द हिंदू का एडिशन पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए उस दिन न्यूज़पेपर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, 12 नवंबर को दिवाली थी तो उसके अगले दिन छुट्टी रही होगी द हिंदू में। तो 14, 15 और 16 नवंबर 2023 के डिटेल्ड एडिटोरियल और करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। काफी लंबा सेशन होगा। इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप में, और जो मेरी वेबसाइट है www.harshitdwedi.com, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरे ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओवरऑल आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं अपने रिवीजन्स के लिए, अपने नोट्स के लिए, जिस चीज के लिए भी। यहाँ पे उन आर्टिकल्स का भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा जिनको मैंने यहाँ पे द हिंदू से उठाया है आपको समझाने के लिए। एडिटोरियल लगभग हो जाएंगे 10 से ज्यादा, और करंट अफेयर्स की तो खैर बहुत ही सारी न्यूज़ेस है यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रीलिम्स के वन लाइनर्स के रिस्पेक्ट में आपके लिए कुछ अपडेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स में आते हैं तो उसमें एक नया एडिशन हुआ है। मेंटरशिप कोर्स के जब मेन पेज पे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे एक प्रीलिम टिडबिट्स नाम का फोल्डर है। जब इस प्रीलिम टिडबिट्स के फोल्डर में आप घुसोगे तो अब तक केवल इसमें 5 टॉपिक्स अवेलेबल थे। अब ओवरऑल बहुत मैसिव स्केल पे मैंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। प्रीलिम्स टिडबिट्स 6, 7, 8 जुड़े हैं। इसके साथ साथ मैं 8 से 10 टिडबिट्स और रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो कि आज शाम तक मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। तो लंबे समय से जो बच्चों की डिमांड थी कि सर जो प्रीलिम्स टिडबिट्स वाला जो फोल्डर है ये पूरा नहीं हो पा रहा है, मेंस के टॉपिक तो देखिए स्पीड से अपलोड हो ही रहे हैं, मैं भी लेके आ रहा हूँ, विनीत सर भी लेके आ रहे हैं, वर्ड हिस्ट्री की कुछ वीडियोस बची हैं, एथिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली प्रीलिम्स की बच्चों को बहुत चिंता थी, और चूंकि अब हम नवंबर के मिड में पहुंच गए हैं और प्रीलिम्स आने वाला है 2024 के 5वें महीने में, इस रिस्पेक्ट में अब अगले 2-3 महीने बहुत मेजर स्केल पे हम लोग प्रीलिम टिडबिट्स के इस फोल्डर को कंप्लीट करेंगे। 2000 से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपके प्रीलिम्स की पूरी कंसोलिडेट तैयारी हो जाएगी। तो अगर कोई कोर्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा हो तो आप अभी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि इतना ज्यादा कंटेंट इसमें होने वाला है कि एंड टाइम पे खरीदने के बाद आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कोर्स भी काफी अफोर्डेबल चल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। प्रीलिम टिडबिट्स ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में मदद करेगी। चलिए एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल एनालिसिस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई, स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ शोज लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब भाई देखिए क्या है ना, ये जो इकोनॉमिक मेट्रिक्स आते हैं मंथली बेसिस पे, ये ऑलमोस्ट हर महीने आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक मेट्रिक आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। अगर आप देखो तो ये सितंबर में 5.8% की स्पीड से बढ़ा है। अगस्त में ये बढ़ा था 10.3% की ग्रोथ रेट से। तो अगस्त की जो ग्रोथ रेट है 10.3% की, सितंबर में ग्रोथ रेट आधी हो गई, जबकि ओवरऑल ग्रोथ रेट ज्यादा एक्सपेक्ट की गई है जा रही थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सितंबर की शुरुआत में ही आपके जो फेस्टिवल वगैरह है शुरू हो जाते हैं। दशहरा का सीजन आने वाला होता है, उसके बाद दिवाली आने वाला होता है, तो लोगों की जो शॉपिंग स्प्री है शुरू हो जाती है। और आप सब जानते हो कि दशहरा दिवाली के समय पे लोग थोड़ा ज्यादा खर्चा करते हैं। इनफैक्ट सितंबर में जो फैक्ट्री आउटपुट की ग्रोथ पाई गई वो पिछले 3 महीनों में सबसे कम। और इनफैक्ट अगस्त के कंपैरिजन में तो 2.4% ड्रॉप भी देखने को मिला है प्रोडक्शन लेवल्स। ठीक है ना भाई, ये सब बातें। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि सर इस पर्टिकुलर मैट्रिक की यूजेज क्या है। इस पर्टिकुलर मैट्रिक की मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं क्यों यूजेज नहीं है। मंथली बेसिस के इन स्टैटिस्टिक्स को मैं या शायद कोई भी टीचर आपसे कभी नहीं बोलेगा कि आप इनके डिटेल नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सिंपल वजह यह है, मंथली बेसिस के इकोनॉमिक मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप इनको डिटेल में पढ़ के ओवरऑल लिख के अगर लिखने पे आ गए तो आपके पास इतने इकोनॉमिक मैट्रिक्स आएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। और ओवरऑल जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने बैठते हो, मेंस का एग्जाम, तो वहां पे या तो क्वार्टरली मैट्रिक या हाफ ईयरली मैट्रिक या ईयरली मैट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे मैट्रिक जब आते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बता देता हूं कि आप नोट्स में लिख लो। तो यहां पे जो भी इकोनॉमिक मैट्रिक आए हैं इनको आपको नोट्स में लिखने की जरूरत। फिर यहाँ पे कुछ और बात बताई गई है। जैसे अगस्त में 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में से 7 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप सितंबर की बात करो तो सितंबर में 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 9 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो इस प्रकार के डाटा आपके ज्यादा काम का है नहीं, इसलिए ओवरऑल इस प्रकार के आर्टिकल्स को पढ़िए और आगे बढ़िए। इनके मैट्रिक्स को बस समझ लीजिए, इनसे एसोसिएटेड जो ओवरऑल आप कह लो टेक्निकल शब्द है उनको समझ लीजिए और आगे बढ़िए।
अब जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्म्स कैसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई जो कंज्यूमर के इम्पल्सेस हैं ड्यूरेबल सेक्टर में और नॉन ड्यूरेबल सेक्टर में। आप पूछ सकते हो कि सर ये ड्यूरेबल क्या है, नॉन ड्यूरेबल क्या है। तो कोई एक ऐसी कमोडिटी जो खरीदने के बाद कंज्यूमर के पास 3 साल से ज्यादा के लिए चले उसको आप ड्यूरेबल बोलोगे, और जो 3 साल से कम के लिए चले उसको आप नॉन ड्यूरेबल बोलोगे। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स यही यहाँ पे समझने वाले हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पहले आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट करवा दी है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके मैंने, और जो 8 कोर सेक्टर से उनको लेके मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए। तो इनको अगर आप मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारोगे तो भी आपको बहुत सी रेलिवेंट वीडियोस मिल जाए। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंडिया हैज सो फार प्लेड इट्स पार्ट एज द फेवरेट इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ज्यादातर आपको पता भी होगा। और चूंकि ये न्यूज 14 तारीख की है और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 तारीख को, तो ये तब की है जब ये इंडिया न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मैच है वो नहीं हुआ था। ठीक है भाई। तो अगर आप देखो तो फाइनली रोहित शर्मा, यही बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा के जो मेन इन ब्लू है वो पहुंच चुके हैं। तो हम ट्रिस्ट बना पाएंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, केन विलियमसन के मैन हमको हरा सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया को इस वर्ल्ड कप में दो ही मेन टीमों से खतरा बताया जा रहा था, एक न्यूजीलैंड से और एक ऑस्ट्रेलिया से। और जिस समय पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। साउथ अफ्रीका के हालात इतने खराब लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। वी नेवर नो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये इसे बताया जा रहा है कि भाई सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ट्रिकी हो सकता था इंडिया के लिए, पर ट्रिकी हुआ नहीं। हम सबको पता है कि यहाँ पे इंडिया जीत चुकी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा या फिर रेलेवेंट टॉपिक, रिमिशन ऑफ डायबिटीज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल। क्या भैया रिवर्सिबल ऑफ डायबिटीज, ये क्या कंसेप्ट है? देखिए आज की डेट में रिवर्सिबल ऑफ डायबिटीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है। बहुत सारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम भैया आपके डायबिटीज का रिवर्सल कर देंगे, टॉल क्लेम्स बना रहे हैं। तो व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज? तो डॉक्टर वी मोहन साहब जो कि चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहन डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर एंड द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के, उनका ये बोलना है कि भैया रिवर्सल ऑफ डायबिटीज नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो है रिमिशन ऑफ डायबिटीज। रिमिशन ऑफ डायबिटीज में मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपके डायबिटीज का लेवल नॉर्मल पे पहुंच चुका है और आपको लगेगा कि आप एक क्योर अचीव कर चुके हो अपने डायबिटीज का। मतलब टेम्परली आपकी डायबिटीज चली गई है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड थे वो चले गए। तो टेम्परली डायबिटीज का जाना, इसको आप रिमिशन बोलते हो। रिवर्सल में क्या होता है कि कंप्लीट डायबिटीज का ठीक हो जाना। तो कंप्लीट डायबिटीज का ठीक हो जाना ऐसा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। रिमिशन होता है जैसे कैंसर का रिमिशन होता है ना, कि कैंसर रिमिशन में चला गया बट बाद में बहुत ज्यादा विरुलेंट और डेंजरस फॉर्म में वापस आया, कुछ ऐसे ही रिमिशन यहाँ पे होता है डायबिटीज का। और ज्यादातर ये रिमिशन होता है टाइप 2 डायबिटीज का। टाइप 2 डायबिटीज आ गया तो आपको यहाँ पे फर्क पता होना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज में और टाइप 2 डायबिटीज में। देखिए टाइप 2 डायबिटीज ओवरऑल ओवर द टाइम डेवलप होता है। आप मोटापे में हो, आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन लिया, टेंशन लिया, तो ओवरऑल आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और आपको डायबिटीज हो सकता है। तो इस प्रकार का डायबिटीज जो ग्रेजुअली होता है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्ट्रेस की वजह से होता है, इसको आप टाइप 2 डायबिटीज बोलते हो। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, बहुत सारे केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि ज्यादातर जेनेटिक्स या फिर अननोन फैक्टर की वजह से हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज आप कह लो इमीडिएटली सडनली हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डेवलप होगा। तो बेसिकली यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो रिमिशन ऑफ डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज वाले केसेस में हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज में नहीं होगा। टाइप 1 डायबिटीज में लॉन्ग टर्म रिमिशन होना पॉसिबिलिटी नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में लॉन्ग टर्म रिमिशन होना पॉसिबल है, और वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जिसको भी टाइप 2 डायबिटीज है हर कोई डायबिटीज का रिमिशन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम अपना अपना प्रोग्राम बेचने के लिए क्लेम करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज की किसी भी स्टेज पे पेशेंट हो वो डायबिटीज को रिमिशन कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइप 2 डायबिटीज की कौन सी स्टेज पे चल रहा है। जैसे यहां पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ABCDE लेटर समझने पड़ेंगे। ए मतलब ALC, ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। ये एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, अगर हाई हो गया तो रिमिशन करना मुश्किल होगा। बी होता है बॉडी मास इंडेक्स,
अगर आपके बॉडी के अंदर वजन जाता है, ठीक है ना, और उस समय पे आपको डायबिटीज हुई, तो आप अपना वजन लूज करके डायबिटीज का रिमिशन कुछ हद तक कर सकते हो। फिर सी होता है पेप्टाइड। ये होता है मेजर ऑफ इंसुलिन सीक्रेशन। समझ गए? जैसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में भी, टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियास कुछ हद तक इंसुलिन पैदा कर रहे होते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज में तो क्या होता है कि एकदम ही पैनक्रियास इंसुलिन एमिट करना, मतलब सेक्रीट करना बंद कर देते हैं। तो सी पेप्टाइड मतलब ये मेजर होता है इंसुलिन सेक्रेशन का। अगर ये जो पेप्टाइड सी वाला मेजर है अच्छा है, तो रिमिशन करने में कंपेरेटिवली आसानी होगी एक इंडिविजुअल को। डी होता है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, कितने लंबे समय से आपको डायबिटीज है। अगर कम समय से आप डायबिटीज से ग्रस्त हो तो फिर भी आप कुछ हद तक डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ई होता है इंथुजियास्टिक इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल कितने इंथुजियाज्म के साथ अपनी डायबिटीज की परेशानी को ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि आपने फिटनेस इंथुजियास्ट देखे होंगे, कुछ लोग हैं कि हाँ भाई खाए जा रहे हैं, ठीक है ना, स्नैकी फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, ओवरऑल पेट मोटापा बढ़ता जा रहा है, बीपी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही, कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक। कुछ लोग क्या भैया फिटनेस के लिए इतने फ्रीक हैं वो, कि भैया फास्टिंग कर रहे हैं 16-16 घंटे की, मतलब 16-16 घंटे खाना ही नहीं खा रहे हैं, और उसके बाद भी 2 हेल्दी मील खाएंगे और उतने पे जिएंगे। तो ये अपने आप में कह लो कि और कुछ मतलब एक तपस्या सी होगी। जैसे कंगना रनौत ने एक बार अक्षय कुमार के लिए बोला था कि भैया सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा अच्छा कर लो कि आपकी हेल्थ अच्छी ही रहे, तो वो दिखाता है कि आप कितने इंथुजियास्टिक हो अपनी हेल्थ के लिए। तो ई मतलब अगर एक इंडिविजुअल इंथुजियास्टिक है अपने हेल्थ के लिए, और उसने अंदर से डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई वो अपनी इस फिजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, तो वो कर सकता है। तो ये ए बी सी डी 5 फैक्टर्स हैं, और ये 5 फैक्टर्स पे जो कंट्रोल पा गया वही यहाँ पे डायबिटीज का रिमिशन कर सकता है। तो जिसको जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, हर कोई डायबिटीज का रिमिशन कर सकता है। अगर ऐसा आपको कोई क्लेम कर रहा है तो समझ जाइए झूठा क्लेम कर रहा है, उसकी बात पे आपको भरोसा नहीं करना है। एक और बात बता दूं, डायबिटीज का रिमिशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिमिशन परमानेंट है। बहुत सारे केसेस में रिमिशन कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ सालों के लिए होता है, लेकिन उसके बाद डायबिटीज वापस लौट के आ जाती है। तो बेसिकली लीगेसी इफेक्ट होता है। रिमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी डायबिटीज परमानेंटली सॉल्व हो गई है और वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी, वो वापस लौट के भी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म रेमिशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहां पे डॉक्टर साहब ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो उसको इतना डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स और प्रॉपर तरीके से खाना खाने के साथ बैलेंस स्थापित करके भी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकता है। ये बातें यहां पे बताई जा रही, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे डॉक्टर वी मोहन लोगों को रीश्योर करना चाहते हैं कि अगर आप रिमिशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ खत्म हो चुका है। ओवरऑल इनके 4 से 5 डेकेड्स का जो कैरियर है वो ये बताता है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल में भी आपको ABCD लिंक मंत्रा को ही फॉलो करना है। एक ALC जो आपका ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन होता है, वो भाई 7% या 6.5% से कम होना चाहिए। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 130/80 mmHg/L से कम होना चाहिए। जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 50 mg पर डेसीलीटर या कम से कम 70 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। आपकी डाइट में डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए आपके डायबिटोलॉजिस्ट के साथ। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को मेंटेन कर पाते हो तो डायबिटीज होने के बावजूद भी आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। और 50 से 60 साल अगर आप डायबिटीज के साथ जी गए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो डायबिटीज बेसिकली बहुत सारे केसेस में जब टाइप 2 की वजह से होती है तो वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होती है। और ऑथर यहां पे यही कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को सुधार लेते हो तो बहुत हद तक आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी। इस डायबिटीज के चक्कर में ब्लाइंडनेस, एम्पुटेशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, इंपोर्टेंस, इस प्रकार की बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये जो ABCD मेथडोलॉजी है इसको फॉलो करके लोग अपनी डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व जरूर कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज स्टडी के अकॉर्डिंग आज की डेट में 101 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ रह रहे हैं और 136 मिलियन लोग प्री डायबिटीज के साथ रह रहे हैं। जो लोग प्री डायबिटीज के साथ रह रहे हैं उनके लिए प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को फुल टाइम डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोकें, और वो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू किया जा सकता है। ABCD गाइडलाइंस को
फॉलो करके किया जा सकता है। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन फ्री इंडिया चाहिए हमें। वर्ल्ड डायबिटीज डे था अभी 14 नवंबर को, ये 14 नवंबर का ही न्यूज़पेपर एडिशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप डायबिटीज के रिस्पेक्ट में आपको ओवरऑल काफी सारी जानकारी और नॉलेज यहां पे मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। रियलिज्म नॉट मैचिज्मो टू काउंटर टेरर। यहां पे बेसिकली इजराइल जो हमास के ऊपर ऑनस्लॉट कर रहा है, गाजा पट्टी के ऊपर ऑनस्लॉट कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करनी है तारा काट, और इंडिया की जो अप्रोच थी उसकी यहां पे तारीफ करनी। इस समय पे सोशल मीडिया पे एनिमेटेड डिस्कशन हो रहे हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके। बहुत सारे लोग इजराइल के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं कि भाई 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था, और इंडिया के अंदर इस चीज को सिंपथाइज करना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि देखिए हम लोग भी 26/11 के ट्रॉमा से गुजर चुके हैं। 2008 में मुंबई के ऊपर भी टेरर अटैक्स हुए थे, आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इंडिया के अंदर लोगों को गुस्सा था कि भाई इतनी औकात पड़ रही है लोगों की, बाहर से आके हमारे ऊपर टेरर अटैक कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कंट्रीज टेररिज्म से रिलेटेड अटैक से पहले गुजरी हैं, वो कहीं ना कहीं टेरर अटैक की प्रॉब्लम को समझती हैं। तो इंडिया के अंदर सिंपथाइजेशन है इजराइल के लिए। ओके, लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे बहुत सारे फैसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, जो न्यूयॉर्क के कॉलमिस्ट हैं थॉमस फ्रीडमैन साहब, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा लास्ट मंथ, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ओवरऑल तारीफ कर रहा था कि मनमोहन सिंह जी ने रिमार्केबल एक्ट ऑफ रीस्ट्रेंट दिखाया मुंबई अटैक्स 2008 के बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करके। दोस्तों कई बार आप लोग जब नॉर्मल कर अपने दोस्तों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, घर के बीच में बातचीत कर रहे होगे और इजराइल की मोसाद एजेंसी के बारे में बात चलती होगी, तो आप लोग बोलते होगे कि यार इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया के ऊपर सब अटैक ही करते रहते हैं, हम लोग जवाब ही नहीं देते। इंक्रोचमेंट करके कोई घुसाता है, पाकिस्तान हमारे यहां बम फोड़ता रहता है, हम लोग जवाब नहीं देते। लेकिन इस रीस्ट्रेंट को रखने का क्या इंडिया को कोई फायदा है? बहुत सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स इंडिया के पास्ट इन एक्शन को एक्ट ऑफ कोवर्डाइज बोलते हैं इंडिया कमजोर है। बाकी कंट्रीज, पाकिस्तान के खास कर लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया इंडिया तो कमजोर है, कहीं कोई जवाब ही नहीं दे पाता, इनके यहां तो कोई कुछ भी कर जाए आके, ये कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन इंडिया अपने आप को प्राइड भी करता है। पाकिस्तान की में जो बालाकोट बॉम्बिंग्स हुई थी 2019 में, पुलवामा टेरर अटैक को एवेंज करने के लिए, वो इंडिया ने करी थी। तो वो आप दिखा सकते हो कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था। देखिए काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो अपने आप में कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, और उनको बहुत थॉट प्रोसेस और बहुत रियलिज्म के थ्रू करना चाहिए। मैचिज्मो दिखाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। तो यहां पे जो इजराइल मैचिज्मो दिखा रहा है ना गाजा पट्टी में, वो डेफिनेटली इजराइल के फेवर में जाएगा, इस बात के देखिए चांसेस बहुत कम है। समझते हैं इस चीज को। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और इस समय पर अटैक हुआ जब सऊदीज और इजराइल पाथ ऑन पीस पे थे। पैलेस्टीनियन कॉज एक बैक स्टेप ले रहा था, और अब जब हमास का अटैक आया तो इजराइल वायलेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, और इस वायलेंट रिस्पॉन्स के चलते पैलेस्टीनियन कॉज अब सेंटर स्टेज में आ चुका है। 26/11 के बाद अगर इंडिया मान लो पाकिस्तान की मेजर सिटीज या कैंटोनमेंट्स के ऊपर बमबारी करता, तो बेसिकली यहां पे एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ हो सकता था, एक फुल स्केल वॉर हो सकता था, पूरा का पूरा मुद्दा वापस कश्मीर पे आ सकता था। लेकिन उस समय पे सोचिए दोस्तों, इंडिया ने रिस्ट्रेंट दिखा के अपना क्या क्या फायदा किया, हम समझने की कोशिश करते हैं। जब इंडिया ने रिस्ट्रेंट दिखाया 26/11 अटैक्स के बाद, अगर आप देखो तो 9/11 अटैक्स से इनको यूएस में कंपेयर किया गया, और उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट भेजा इंडिया को कि भाई ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। और उस समय पे यूएस ने पाकिस्तान को भी डांट लगाई कि यार ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कंडेम्ड ही किया, कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया किसी ने, बट कंडेम किया गया। इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना गया। पाथ ब्रेकिंग इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जस्ट मुंबई अटैक से 1 महीने पहले ही ऑपरेशनलाइज हुआ था। उस समय पे लेहमन ब्रदर्स वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो अगर उस समय पे इंडिया जंग करता, तो उस क्राइसिस के चलते इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट 41% क्रैश हो चुका था। उसके बाद सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के चलते दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। अब मान लो उस समय पे हम लोग जंग छेड़ देते, तो जिस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी के साथ इंडिया की इकोनॉमी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खतरे में आ सकती थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस क्या है, और उस पे एक पर्टिकुलर कंट्री टेररिज्म के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देती है, इस बात पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें
9/11 अटैक्स के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त मिलिट्री एड मिलनी शुरू हुई। कहां से? तालिबान और अलकायदा के मिलिटेंट्स से। तो बेसिकली यूएस ने ओवरऑल अपने खिलाफ हुए टेरर अटैक्स पे खतरनाक रिस्पांस दिया, बट उस खतरनाक रिस्पांस के अलते नॉन मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान के पास $400 मिलियन से $1.5 बिलियन तक का गया। इस पर्टिकुलर मिलिट्री असिस्टेंस को, नॉन मिलिट्री असिस्टेंस को गलत तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, यह हर कोई जानता है। और ओवरऑल इसी पर्टिकुलर पाकिस्तान ने इसी पैसे से कहीं ना कहीं तालिबानी कॉज को भी जिंदा रखा आज की डेट में, जो कि वो यूएस के लिए नासूर बन चुका है। तो यूएस उस समय पे 9/11 के रिस्पांस के बाद यूएस ने जो भी किया, उस समय पे यूएस के मैचिज्मो को तो दिखाता था, पर लॉन्ग टर्म में इस चीज ने कहीं ना कहीं यूएस को नुकसान पहुंचाया। वहीं पे इंडिया ने रिस्ट्रेन को बरत के अपनी डेवलपमेंटल ट्रेजेडी को कंटिन्यू रखा। एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ इंडिया बढ़ा है, और पाकिस्तान गर्त में जाता जा रहा है, ये सबको पता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी नीचे गिर चुकी है, ये आप सबको पता है। इकोनॉमिक टर्मोइल में चल रहा है पाकिस्तान। ये सब कुछ नहीं होता अगर इंडिया वॉर पे चला जाता। देखिए, अगर इंडिया वॉर पे चला जाता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही गर्त पे गई हुई है, पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है। इंडिया जो ओवरऑल यहां पे इतना डेवलप हो रहा था, उसकी डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी पे फर्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इसराइल ने जो जंग छेड़ दी हमास के ऊपर, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनफैक्ट बहुत सारे एस्टिमेट्स बोल रहे हैं $50 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान ऑलरेडी इसराइल को हो चुका है। इंडिया ने इस पर्टिकुलर नुकसान को अवॉइड किया, और धीरे धीरे करके ओवरऑल इंडिया ने इसका फायदा उठाया। जब पठानकोट पे अटैक हुआ तो इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक्स किए, क्योंकि तब तक ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बहुत ताकतवर हो चुकी थी, इंडिया की मिलिट्री बहुत ताकतवर हो चुकी थी। तो सही समय का इंतजार करना, ठीक है ना, ये इंडिया ने यहां पे किया। अब बेंजामिन नेतन्याहू यहां पे जो कर रहे हैं, वो दिखाने को तो हौ ब्रहा कर रहे हैं कि भैया हमारी बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, हम हमास को खत्म कर देंगे, और बमबारी करे चले जा रहे हैं। लेकिन इस लेवल का मैचिज्मो लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। इस समय पे तो जो बाइडेन तक बेंजामिन नेतन्याहू से बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा हिसाब से काम करो, थोड़ा हिसाब से बमबारी करो। तुम तो लोगों को, सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को ऐसे मारोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? समझ के बात को? तो ये जो एक्सेस आप कह लो मैचिज्मो दिखा रहा है इसराइल, और ओवरऑल रिस्ट्रेन नहीं बरत रहा है, इसका लॉन्ग टर्म में इसराइल को नुकसान हो सकता है। फिर अब अगले दिन के एडिटोरियल पे हम लोग आ गए, इंडिया शुड बी फोर्सफुल इन आर्टिकुलेटिंग इट्स पोजीशंस ऑन गाजा। अब भैया क्या है, कुछ पॉलिटिकल पंडित्स इंडिया के अंदर बैठ के और इंडिया के बाहर बैठ के बोल रहे हैं कि इंडिया को अपने आप को वर्ल्ड लीडर बोलता है, लेकिन हमास इजराइल की जंग को लेकर इंडिया कोई स्टांस ही नहीं रख रहा। इंडिया इंटरनेशनली कोई भाषण ही नहीं दे रहा, इंडिया कोई साइड ही नहीं ले रहा, यहाँ पे इंडिया न्यूट्रल सा बना हुआ है। ये सब बातें बोली जा रही। बहुत सारे लोगों को बोलना है कि इंडिया को अपनी लीडरशिप यहाँ पे दिखानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी लगभग 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया कि जो इजरायली स्ट्राइक्स हो रही गाजा पट्टी में, इनमें सीज फायर होना चाहिए। इंडिया ने उस रेजोल्यूशन से अपने आप को एब्सटेन किया, उसमें वोट नहीं किया। इंडिया ने यह बोला कि भैया इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन की भाषा में 7 अक्टूबर के जो हमास के अटैक्स हैं उनके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये इंडिया ने अपना ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बाद में दिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने इस रेजोल्यूशन पे कोई भी वोटिंग नहीं की, इसराइल की बुराई नहीं की। लेकिन रिसेंटली बाई यूएनजीए की 4th कमेटी में 6 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाए गए हैं इसराइल के अगेंस्ट, जिसमें से 5 को फेवर कर रहा है इंडिया। और ये फेवर करके इंडिया क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई इसराइल गलत कर रहा है, सेटलमेंट्स को बना के ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, पैलेस्टीनियन के पास राइट टू होम्स एंड प्रॉपर्टी है, यूएन रिफ्यूजी और वर्क एजेंसी को गाजा पट्टी में काम करने दो। तो बेसिकली अभी 2 हफ्तों पहले जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसराइल के ऊपर रेजोल्यूशन लाया गया था, तब इंडिया वहां पे बैक ट्रैक कर गया। मतलब इंडिया ने कोई वोट डाला ही नहीं था, ना फेवर में ना अगेंस्ट में, एब्सटेन कर लिया था, और यह बोला था कि हमास के अटैक को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। और अब 6 में से 5 को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और यहां पे भी हमास अटैक की कोई बातचीत नहीं हुई है। समझ गए बात को? और ना ही यहां पे जो इसराइल इतना तगड़ा ऑन स्ट्राइक कर रहा है, जो 11,000 लोग मरे हैं, इनका भी यहां पे कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं बोला गया। तो बेसिकली इंडिया का स्टांस यहां पे बताया जा रहा है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। प्रॉपर तरीके से इंडिया का स्टांस ही लोग यहां पे समझ नहीं पा रहे कि इंडिया एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। देखिए, जितना मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले इंडिया ने ओवरऑल इसराइल के अगेंस्ट वोट नहीं डाला, लेकिन अभी इसराइल के अगेंस्ट वोट डाला। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि गाजा पट्टी के अंदर इसराइल जो इतनी भयानक बमबारी कर रहा है, और उस बमबारी के चलते जो लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में मर रहे हैं, डेफिनेटली वो इंडिया को सही नहीं लग रहा होगा। तो इंडिया इसके अगेंस्ट ओवरऑल कहीं ना कहीं अपना पॉइंट सेटअप करना चाहता होगा। लेकिन हमास नाम के शब्द को हम ओपनली इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसराइल की सरकार को हम लोग ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे की वेपन्स का इंपोर्ट हम लोग इसराइल से कहते हैं। तो इसराइल बस यहाँ पे, मतलब इंडिया यहाँ पे बस यूएन में वोट डाल दे रहा है इसराइल के अगेंस्ट, सब लोग अपने आप समझ लें।
तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया को सामने आना चाहिए और इंडिया को सामने आके अपने स्टांस को प्रॉपर तरीके सबमिट करना चाहिए। इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर हैं, वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। ठीक है ना, इंडिया ने वो भी नहीं किया। तो इंडिया हमास के रिस्पेक्ट में भी कुछ नहीं बोल रहा, इंडिया इजराइल के रिस्पेक्ट में वो ओपनली कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इंडिया ये जरूर बोल रहा है कि भाई देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन इज शुड बी द फाइनल सॉल्यूशन, और जो कि इंडिया की हमेशा से बातचीत रही है। तो बेसिकली इंडिया यहां पे एक बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी को अपना रहा है। इस कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के तहत इंडिया एकदम शांत बैठा है। इंडिया ओपनली पैलेस्टीनियन कॉज को भी सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा है, और इंडिया ओपनली इजराइल को भी क्रिटिसाइज करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन यूएनजीए में इजराइल के खिलाफ वोटिंग डाल के इंडिया ने यह जरूर क्लियर कर दिया है कि इजराइल जो कुछ भी वायलेंस कर रहा है, वो वायलेंस भाई देखो सही नहीं है। आपका इस बारे में क्या बोलना है कि भैया इंडिया को वॉइस बनना है ग्लोबल साउथ की, G20 वर्चुअल समिट्स इंडिया यहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर इंडिया ग्लोबल लीडर बन रहा है तो उसको ओपनली अपने व्यू पॉइंट्स को यहां पे बोलना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, इस समय पे चुप रहने में फायदा है। क्योंकि देखिए, इंडिया के बोलने ना बोलने से वैसे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल अपनी बॉम्बिंग गाजा पट्टी के ऊपर बंद कर देगा, और ये भी नहीं होने वाला कि इंडिया अपने सोल्जर्स इजराइल के सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए गाजा पट्टी में भेज देगा। हम लोग इस पर्टिकुलर स्फीयर से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो चूंकि हम लोग इस पर्टिकुलर स्फीयर से बहुत ज्यादा दूर हैं, यहाँ पे जो शांत रहने वाली अप्रोच है वो ठीक है। इंडिया ये साफ साफ बोल चुका है कि सिविलियंस को, बच्चों को, वुमेन को बचा के रखना जरूरी है। हमास उनको जबरदस्ती लाइन ऑफ फायर में लेके आ रहा है, और इसराइल अपने ऑनस्लॉट को बंद कर नहीं रहा। तो इसराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए जो 6 रेजोल्यूशंस इनके अगेंस्ट लाए गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें से 5 में इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोटिंग की, जो कि अपने आप में इंडिया के मैसेज को प्रॉपरली वोकल कर देता है। बार बार बोल के चीजों को बताना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है नीचे बताइए। अगला, सर्च एंड सीजर अनफेटेड पावर्स टू सीज डिवाइसेस थ्रेटन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये क्या चीज भाई? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया है कि आप प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करिए जिससे मीडिया प्रोफेशनल्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। कई बार क्या होता है कि ओवरऑल मीडिया प्रोफेशनल्स जहां पे काम कर रहे होते हैं, उनके घरों पे रेड वगैरह होती है, और उस रेड में उनके जो डिवाइसेज है, फोन है, उनके जो लैपटॉप्स हैं, और उनके जो भी डिजिटल डिवाइसेज है, उनको सीज कर लिया जाता है, उनके पैड सीज कर लिए जाते हैं। तो अब ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए। क्यों प्रॉब्लमेटिक चीज है, समझिए बात को। कई बार क्या होता है कि इन मीडिया वालों के अपने खुद के सोर्सेज होते हैं। आपने ऑनलाइन भी देखे होंगे बहुत सारे, तो मीडिया पर्संस के अपने सोर्सेज होते हैं। बहुत सारे विसल ब्लोअर्स चुपके से पीछे से मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को यहां पे रिवील नहीं करना चाहते। अब अगर जर्नलिस्ट के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आप सीज कर लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे से अगर कोई विसल ब्लोअर सरकार की कोई गलत पॉलिसी को पॉइंट आउट कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक कंपनी की बैड हैपनिंग्स के बारे में बता रहा है, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे सीज होने के बाद लीक हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, तो सोर्सेज वगैरह की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ये जो मीडिया प्रोफेशनल्स की एबिलिटी है टू डू देयर जॉब, ये भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस के अंदर ओवरऑल मीडिया पर्संस की जो सीक्रेसी है, इसको यहां पे सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए इनके डिजिटल डिवाइसेस को इस प्रकार से ब्लेटेंटली सीज करने की ताकत दे देना सरकार के ऑफिशियल्स में, ये भी यहां पे सही नहीं बताई जा रही है। तो जो गाइडलाइंस यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, वो बोली है कि भैया जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, इनके पास भैया ब्लेटेंट तरीके से सीज करने की या डिवाइसेस को सर्च करने की ताकत नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस इनके पास एक प्रायर जुडिशियल वारंट ना हो। जुडिशरी के पास जाके जुडिशरी से प्रॉपर तरीके से परमिशन लेके ये लोग वारंट के बेसिस पे कोई आप कह लो मतलब डिवाइस सीज कर रहे हैं, तब एक बात अलग है। लेकिन फिर सरकार का बोलना है कि इतनी देर में तो जब हम जुडिशरी से परमिशन लेने जाएंगे, जुडिशरी जर्नलिस्ट को बुलाएगा, तब तक तो जर्नलिस्ट अपना लैपटॉप वैपटॉप साफ करके सब कुछ देंगे, फिर फायदा क्या है? तो ये सब बातें यहां पे बोली जानी, ठीक है ना। जर्नलिस्ट मस्ट नॉट बी फोर्स टू इंक्रिमिनेट देमसेल्व्स और देयर सोर्सेज बाय बीइंग कंपेल्ड टू प्रोवाइड पासपोर्ट्स और बायोमेट्रिक डाटा। जर्नलिस्ट को इस बात के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपने सोर्स की इंफॉर्मेशन दे, या अपने पास्ट कोड की इंफॉर्मेशन दे, या अपनी बायोमेट्रिक डाटा की इंफॉर्मेशन दे। इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल होना चाहिए जिससे डिवाइसेस को, डाटा को सेफगार्ड किया जा सके। इस बात को इंश्योर किया जाए कि डाटा लीक ना हो, डाटा टेम्पर्ड ना हो, डाटा थर्ड पार्टी के पास ना जाए, वगैरह वगैरह। और सही बात तो यह है कि देखिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के डाटा को या डिवाइसेस को सीज कर रहे हो, तो डिवाइसेस आज की डेट में क्लोन हो जाते हैं।
तो सेम टू सेम डिवाइस जर्नलिस्ट को भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप फोन ले गए आप जर्नलिस्ट का, अब जर्नलिस्ट खाली बैठा है, ठंडन गोपाल कुछ है ही नहीं, काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लैपटॉप स्मार्टफोन तो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज ले गई। तो भैया सीज करने से पहले आप उनका ओवरऑल एक क्लोन बना सकते हो। तो क्लोन बना के होगा क्या कि वो जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो अपना काम जो नॉर्मल तरीके से कर रहे थे वो करते रहेंगे, उनका काम एटलीस्ट नहीं रुकेगा। आप समझ गए बात को। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ओवरऑल एक डिवाइस को सीज किया जा रहा है, फोन को, स्मार्टफोन को, लैपटॉप को, तो उस समय पे उस डिवाइस के रिकॉर्ड का भी आप कह लो कुछ मेंशन होना चाहिए कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटीज यहाँ पे जब सीज कर रही हो डिवाइस को और उसके बाद वो उसमें कुछ इम्प्लांट कर दें और उस इम्प्लांटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को फंसाया जाए। तो जब आप कोई डिवाइस को सीज कर रहे हो तो सीज के समय पे उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन थी इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरत है, ताकि ओवरऑल इंफॉर्मेशन को बाद में आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट करके उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को ना फंसाया जाए। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। आई होप आपको समझ में आ गया। प्राइवेसी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, और जब बात आती है जर्नलिस्ट की प्राइवेसी की तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जर्नलिस्ट की प्राइवेसी में ओवरऑल और बहुत सारे फैक्टर्स और लोगों की प्राइवेसी जुड़ी हुई है, जो कि पीछे से उनके इन्फॉर्मर्स हैं, मुखबिर हैं, जो सोर्सेस हैं, जो विसल ब्लोअर्स हैं वगैरह। ठीक है ना भाई। तो जो सर्च और सीजर की जो अथॉरिटी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसका प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। अपने हिसाब से कभी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी पहुंच रही है बिना किसी एसओपी की सर्च कर रही, सीजर कर रही है, वो भाई ठीक नहीं है। ये आपको बोला जा रहा है। फिर नॉर्वेजियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया डिजिटल जर्नी। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एनी ब्रीड टिरिंजिन ने इस आर्टिकल को लिखा है, नॉर्वेजियन मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आई एम सॉरी अगर मैंने इनकी स्पेलिंग को गलत प्रोनाउंस किया, मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है थोड़ा गलत हो गया हो। लेकिन ये भले ही मिनिस्टर हैं बट कोई बहुत आप कह लो आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने थॉट प्रोसेस यहाँ पे नहीं बताया, समझाता हूँ आपको। देखिए लिविंग नो वन बिहाइंड क्या बोल रही है। दुनिया इस समय पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इंडिया भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। कैसे? इंडिया की 140 करोड़ की आबादी, अब इस 40 करोड़ की आबादी को सोशल प्रोटेक्शन देना इंडियन सरकार की और पूरी ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी। आप सोशल प्रोटेक्शन कैसे दोगे? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू दोगे। अब इस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में इंडिया ने एक पावरफुल टूल डेवलप किया है जिसका नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से इंडिया में लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात से नॉर्वेजियन मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो कि इस आर्टिकल को लिख रही है वो बहुत ज्यादा खुश है। यही ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत खुश है कि किस प्रकार से इंडिया ओवरऑल इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहा है। इनका बोलना है कि इस प्रकार से इंडिया किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। इंडिया डिजिटल आइडेंटिटीज को इश्यू कर पा रहा है अपने सारे सिटीजन को, उनको इन डिजिटल आइडेंटिटीज के बेसिस पे जैसे आधार वगैरह होगा, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहा है। इससे एक डिजिटल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, गवर्नमेंटल सपोर्ट सर्विसेज डेवलप हो रही है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है मैक्सिमम इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एफर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, वगैरह वगैरह, इस बात बोली जा रही है। तो जो इंडिया का रोल है इन एक्सेलरेटिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स एजेंडा, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया ने जब G20 प्रेसिडेंसी की तो इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के दौरान भी इस एजेंडा को आगे ले जाने की कोशिश की। ठीक है, अगर आप देखो तो जो इंडिया डिजिटल पब्लिक गुड्स और डीपीआई है इसको और टेंजिबल करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि G20 कंट्रीज ने मिलकर G20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्री किया। इस कॉमन फ्रेमवर्क को एग्री कर पाना दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के द्वारा, जिसमें एक तो यूरोपियन यूनियन जिसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इससे क्या होगा, एक सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम यहां पे डेवलप होगा, जिससे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, इंक्लूजन आगे बढ़ेगा, इनोवेशन आगे बढ़ेगा, ट्रस्ट आगे बढ़ेगा, कंपटीशन आगे बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आगे बढ़ेगी। तो ये जो डिजिटल पब्लिक गुड्स के ऊपर दुनिया भर में काम हो रहा है, इससे ओवरऑल कहीं ना कहीं दुनिया ऑर्गेनिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है। ठीक है ना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ओवर 97 मिलियन पीपल इन कंट्रीज as diverse as Morocco, Togo, Sri Lanka and Philippines have received by now an ID through the Bengaluru developed open source ID source system। जी हाँ दोस्तों, मॉसिप, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को बेंगलुरु के अंदर डेवलप किया गया एज एन ओपन सोर्स आईडी प्लेटफॉर्म, और इस समय पे 9 करोड़ से ज्यादा लोग मोरक्को, टोगो, श्रीलंका और फिलीपींस में इस पर्टिकुलर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं।
नॉर्वे भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के बेसिकली इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रॉपर तरीके से लोगों को ऑनलाइन डिजिटल आइडेंटिटी देके एक डिजिटल इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के लोगों को जो भी इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं वो उनके पास पहुंचाए जाएंगे। अब ये अपनी तारीफ कर रही है, कह रही है कि नॉर्वे ने भी ओवरऑल डिजिटल पब्लिक गुड्स को पास्ट में सपोर्ट किया है। किस प्रकार से सपोर्ट किया है? तो ये बता रही हैं कि डीपीजीए का को फाउंडर है नॉर्वे। ये बेसिकली डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस की बात हो रही है यहां पे। तो डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस का यहां पे जो नॉर्वे है वो को फाउंडर है, मेंबर है। ये रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है सर्टिफाइड डिजिटल पब्लिक गुड्स। फिर नॉर्वे ने यहां पे रिसेंटली प्लेज किया है कि फ्रंट रनर बनेंगे 15/5 कैंपेन के, जिसको डीपीजीए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर गुड को इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए यहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। देखिए यहां पे नॉर्वे ये बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि दुनिया भर की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हर कोई अपने यहाँ पे डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड इनोवेशन लेके आए। इनोवेशन किसी एक जगह पे लेके आया जा सकता है और इस इनोवेशन को पूरी दुनिया में अवेलेबल करवाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या बता रहे हैं कि वेदर सर्विसेज ऑफ नॉर्वेजियन मीटरोलॉजिकल सर्विसेज, नॉर्वेजियन मीटरोलॉजिकल सर्विसेज वाईआर, ये दुनिया भर में वेदर को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये वेदर को फोरकास्ट करने की सर्विस जो नॉर्वे की है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल की जा रही है। प्लांट हेल्थ के लिए भी इस सिस्टम को वार्निंग सिस्टम्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये विप्स नाम का एक सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम फॉर प्लांट हेल्थ। ये 20 साल से ज्यादा नॉर्वे में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको मलावी अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर 2, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो मैनेज करता है। ये सिस्टम वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है। 73 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे 30% दुनिया की आबादी रहती है। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नॉर्वे ने ओवरऑल जो डिजिटल इनोवेशंस किए हैं, इन डिजिटल इनोवेशंस को दुनिया भर के बेनिफिट के लिए प्रोवाइड किया है। इंडिया में जो बेंगलोर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो भी इस चीज को दुनिया भर के बेनिफिट के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये बोलना है कि ये जो कंट्रीज हैं जो आगे बढ़ रही हैं डिजिटलाइजेशन के फील्ड में, डिजिटलाइजेशन के फील्ड में अपने इनोवेशंस को दूसरे कंट्रीज के बेनिफिट के लिए इनको अवेलेबल करवाना चाहिए, यही यहां पे बोल रहे हैं। इससे डिजिटल सोवरेनिटी को कोई ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि ये कॉमन बेनिफिट्स की बात हो रही है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ना जलने की जरूरत है, ना एक दूसरे को अवॉइड करने की जरूरत है। यहाँ पे एक ग्लोबल आप कह लो ह्यूमैनिटेरियन माइंडसेट लेने की जरूरत है, ठीक है भाई। अब वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे डिजिटल डोमेन में कोई भी सर्विस फुल्ली फ्री नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट, बिजनेसेस और ह्यूमैनिटेरियन केसेस में ओवरऑल चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना पड़ता है, बिना किसी पेटेंट राइट। नॉर्वे अवेलेबल करवा रहा है, इंडिया अवेलेबल करवा रहा है, बाकी कंट्रीज को भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा नहीं, बट ठीक है मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर अगला है द कतर डेथ रो एंड इंडिया ऑप्शन। 26 अक्टूबर के कतर के लोकल कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दे दी 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स को, ये आपको पता है। अगस्त 2022 में इन 8 ऑफिसर्स को दोहा में कतरी इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा डिटेन किया गया था। ठीक है, ये काम करते थे दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। ये कतर की डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को केटर करती थी। इन 8 ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया? इल्जाम ये लगाया गया है कि भाई ये इजराइल के लिए स्नूपिंग कर रहे थे। जो पहला ट्रायल हुआ वो मार्च 2023 में, और अक्टूबर में इनको कंज्यूलर एक्सेस दिया हुआ था। जो इंडियन एम्बेसडर थे वो इन डिटेनीज से जाके मिले थे। और ऑब्वियस सी बात है, जब से इनको मौत की सजा सुनाई गई है तब से कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ी टेंशन हो गई होगी कि भाई ये क्या हुआ। अब ओवरऑल इंडिया क्या इनको लीगली डिफेंड करेगा? डेफिनेटली इनको इंडिया लीगली डिफेंड करेगा। ये हमारे इंडिया के ही नागरिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। अब इस पर्टिकुलर केस से कुलभूषण जाधव का केस याद आता। कुलभूषण जाधव एक इंडियन नेशनल था जिसको डेथ के लिए सेंटेंस किया गया था 2017 में पाकिस्तान में एस्पियोनाज और सैबोटाज के चार्जेस पे। पाकिस्तान ने बोला कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान ने इसको मौत की सजा सुनाई। लेकिन बाद में ओवरऑल इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा और यह बोला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन वॉयलेट किया। क्योंकि अगर ओवरऑल किसी दूसरी कंट्री में कोई इंडिविजुअल पकड़ा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव पकड़ा गया था, तो सबसे पहले पाकिस्तानी एजेंसीज को, जो इंडियन कंसुलेट थी ना पाकिस्तान के अंदर, उसको बताना चाहिए था। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
और इंडिया को कंज्यूलर एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए थी, किसको? कुलभूषण जाधव को। वियना कन्वेंशन सबने फॉलो किया, जरूरी नहीं है एम्बेसडर्स को, हर नागरिक के लिए ऐसा है, बट ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं किया गया। जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गया था और वो पाकिस्तान टेरिटरी में जाके गिर गए थे, उनको पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, बाद में 60 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया, इंटेंस बैक चैनल कम्युनिकेशन हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पे भी ओवरऑल देखो तो कंज्यूलर एक्सेस इनको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड नहीं किया गया था। और बेसिकली आज की डेट में तो क्या है कि भारत सरकार ओवरऑल अपने देश के लोगों को सपोर्ट करती है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, बेबी फिल्म में, कि ये उस धरती पर पकड़ा गया तो हम बोल देंगे हमारा नहीं, इस प्रकार की चीजें नहीं होता। जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे मान लो फंस भी जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि उनकी देश की सरकार उनको बचाने के लिए आएगी। तो जिस प्रकार से कुलभूषण जाधव को डिफेंड किया इंडिया ने पाकिस्तान में, उस प्रकार से इन 8 नेवी ऑफिसर्स को भी क्या इंडिया डिफेंड कर सकता है कतर के अंदर? देखिए डेफिनेटली कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो कतर से भी यहां पे कुछ लीगल फ्लॉज तो हुई है। कौन कौन सी लीगल फ्लॉज की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं? तो भैया सबसे पहले कतर के लॉ के बारे में देखते हैं। एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द पीनल कोड ऑफ कतर, एस्पियोनाज में इंगेज करना सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। यहां पे 15 साल की सजा हो सकती है अगर आप कतर की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन अब ओवरऑल ऑफेंस किस प्रकार से कंडक्ट किया गया, क्या उसकी ग्रेविटी, ये सब चीजें भी मेंशन की जाती है। लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से लाइव टेलीकास्ट तो देखो हो ही नहीं थी, और वहां पे एक्चुअली में क्या हुआ, इसकी कोई इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली यहां पे लीगल बैटल लड़ेगा इंडिया कतर से, इस बारे में अभी के लिए हम कह नहीं सकते। देखिए ऑलरेडी इंडिया और कतर के जो रिलेशंस है ना वो काफी अच्छे। 2015 में इंडिया और कतर ने साइन किया था एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स। मतलब ओवरऑल अगर इंडियन सिटीजन्स कतर में पकड़े जाते हैं तो एक चॉइस उनको ये भी दी जा सकती है कि ठीक है भाई, अगर तुम कतर में सेंटेंस अपना नहीं, जेल की सजा काटना चाहते हो, तुमको इंडिया भेज देते हैं, वहां पे जाके जेल की सजा काटो। तो बेसिकली इंडिया और कतर के इकोनॉमिक रिश्ते भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब अभी के लिए ये जो एकदम से 8 नेवी पर्सनल्स को मौत की सजा सुनाई गई, बैक एंड से इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, कुछ समझ सा नहीं आया। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों ओवरऑल यहां पे जो इन 8 नेवी पर्सनल्स के अगेंस्ट एक्शन हुआ है ना, इसमें भी वियना कन्वेंशन ऑन कंज्यूलर रिलेशंस को कोट किया जा सकता है। आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन को इस्तेमाल करके ओवरऑल इंडियन कंज्यूलर स्टाफ को सही समय पर नहीं बताया गया जब इनके खिलाफ केस वगैरह चल रहा था, जब इनको अरेस्ट वगैरह किया गया था, या कंज्यूलर एक्सेस लेट प्रोवाइड किया गया, तो इस प्रकार की लीगैलिटी को लाके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे भारत सरकार लड़ सकती है। बट हो सकता है भारत सरकार बैकएंड चैनल से कोई और तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू इस केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिया और कतर के बीच में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टाइज है। कतर लार्जेस्ट प्रोवाइडर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंडिया को। डिफेंस कोलैबोरेशन इंडिया का कतर के साथ थोड़ा कम है, बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के चांसेस यहां पे अच्छे खासे हैं। इंडियन कम्युनिटी सबसे बड़ा एक्सपैट्रिएट ग्रुप है कतर के अंदर। 750 मिलियन डॉलर्स के एनुअल रेमिटेंसेस आते हैं फ्रॉम कतर टू इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडियन आर्टिस्ट अक्सर कर कतर जाते हैं और वहां के इंडियन कल्चरल सेंटर में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इन रोबोस्ट टाइज को इंडिया और कतर कैपिटलाइज करके कतरी गवर्नमेंट को यहां पे ओवरऑल कहीं ना कहीं यू नो कन्विंस किया जा सकता है कि भाई आप ओवरऑल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चीजों को सुधारिए। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल एनजीओ की भी सेवा ली जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने कंसिस्टेंटली चैंपियन किया है ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल स्केल पे। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेके इन इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस को यहाँ पे लड़ा जा सकता है। एक चैलेंजिंग डिप्लोमेटिक सिचुएशन है जिसमें केयरफुल कंसिडरेशन और स्ट्रेटेजिक एक्शन की जरूरत है, जिसको यहाँ पे ओवरऑल वियना कन्वेंशन और कंज्यूलर रिलेशंस और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स के आधार पर भी ग्राउंड लेवल पे लीगली असर्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली हमारी सरकार इन सब चीजों पे लगातार काम कर रही होगी। लेट्स सी यहाँ पे क्या आउटकम बाद में निकल के आता है। फिर अगला, एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी शुड फॉर्म द कोर ऑफ एनी रिफॉर्म इन जस्टिस सिस्टम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई? देखिए आपको पता है कि ओवरऑल इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इंडियन पीनल कोड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता के थ्रू। ठीक है भाई। तो ओवरऑल ये जो नया प्रपोज्ड हमारा जो क्रिमिनल स्टैट्यूट होगा जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, इस नए प्रपोज्ड क्रिमिनल स्टैट्यूट के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि भाई इन्होंने डेथ पेनाल्टी के एबोलिशन का रिकमेंडेशन नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ कि आईपीसी के बजाय जब भारतीय न्याय संहिता आया तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के हिसाब से सबने ये
एक्सपेक्ट किया कि हाँ भाई डेथ पेनाल्टी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। फिर ओवरऑल जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास बिल गया, तब उनसे भी ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई ये लोग डेथ पेनाल्टी को ओवरऑल एलिमिनेट कर देंगे। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी ये मैटर गवर्नमेंट को कंसीडर करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि एक रिमार्क जरूर दिया यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने। रिमार्क क्या था कि it has understood that the reason for a passionate argument against the death penalty is that the judicial system can be fallible and to prevent an innocent person from being wrongly sentenced to death। भाई देखिए, हर इंसान से गलती हो सकती है और हमारी कोर्ट से, हमारी जुडिशरी से भी गलती हो सकती है। तो चूंकि हमारी जुडिशरी से भी गलती हो सकती है, तो गलती के केसेस में ओवरऑल एक इनोसेंट पर्सन को भी गैलोस तक, फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि ओवरऑल आप डेथ पेनाल्टी को ऑल टुगेदर इरेडिकेट कर दो। तो डेफिनेटली जुडिशियल सिस्टम से गलतियां हो सकती हैं और इनोसेंट पर्सन फांसी के तख्ते तक पहुंच सकता है। यह बात डेफिनेटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने रिकॉग्नाइज की, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मैटर सरकार के ऊपर छोड़ दिया और डेथ पेनाल्टी का एबोलिशन यहां पे रिकमेंड नहीं किया। अब देखिए, सबसे खास बात यहां पे ये कि जो लोअर लेवल पे ट्रायल कोर्ट्स काम कर रही हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स डेथ सेंटेंस बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ सुना रही है। स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैपिटल पनिशमेंट से दूर जा रही है। ओवरऑल 2007 से लेकर 2022 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 7 लोगों को डेथ पेनाल्टी दी है और उसमें भी किसी को भी अब तक फांसी पे नहीं टांगा गया है। या तो उनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, या फिर उनको उनकी कन्विक्शन को कम्यूट फॉर लाइफ कर दिया गया 2023। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यहाँ पे मौत की सजा सुनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एबोलिशनिस्ट स्टांस की तरफ जा रहा है, बट हमारी ट्रायल कोर्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पे लोगों को फांसी के फंदे तक चढ़ाने की तरफ जा रही है। अब क्या सही है क्या गलत है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स की बात माने तो भाई सब लोग यही बोल रहे हैं कि डेथ पेनाल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए। और ओवरऑल यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स थी उससे भी यही एक्सपेक्ट किया गया था, बट डेफिनेटली वो यहाँ पे अभी के लिए किया नहीं गया। ठीक है ना, आप समझिए बात को। एक और चीज है, ओवरऑल जिनको डेथ पेनाल्टी दी जा रही उनको भी फांसी पे नहीं लटकाया जा रहा। ऑब्वियसली बात है, बाद में कभी जब उनके खिलाफ जो प्रूफ वगैरह इकट्ठे किए गए थे उसमें कभी कभी फ्लॉज निकाल दिए जाते हैं, कभी कभी उनकी सजा के क्वांटम को यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो कुल मिला के ओवरऑल एक बैलेंस्ड पाथ हमको लेने की चाहिए। तो बैलेंस्ड पाथ में ऑथर ये बोल रहा है कि बेटर ये रहेगा कि स्टैट्यूट बुक से, भारतीय न्याय संहिता के अंदर से कैपिटल पनिशमेंट आप हटा दो और रैशनल और यूनिवर्सल रेमिशन पॉलिसी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मौत की सजा सुना दी जाती है और मौत की सजा वो 10-15 साल जेल की सजा काट लेता है, इधर उधर अपनी मर्सी पिटीशन डालता रहता है, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती रहती है, बाद में उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदला दिया जाता है। अभी के लिए उम्र कैद का मतलब सिंपल सिंपल बात क्या है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, कि भाई ओवरऑल जितनी भी आपकी नेचुरल जिंदगी बची है आप पूरे टाइम जेल के अंदर रहने वाले हो। तो बेसिकली बैलेंस्ड स्टेप यहां पे ये होना चाहिए कि स्टैट्यूट बुक, इंडियन पीनल कोड जिसकी वजह भारतीय न्याय संहिता आ रहा है, यहां से कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा को पूरी तरीके से हटा दो और एक रैशनल और यूनिवर्सल रिमिशन पॉलिसी लेके आओ, जहां पे ओवरऑल अगर किसी को उम्र कैद मिली है तो वो उम्र कैद असर्टेड रहे। ये ना हो कि भैया तुम बीच में उसको माफ कर दे रहे हो, मतलब उसने मर्डर किया, तुमने उम्र कैद की सजा सुनाई और बाद में बीच में तुमने उसकी सजा को छोटा कर दिया फॉर एनी पॉलिटिकल रीजन और फॉर एनी कास्ट रीजन। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एज अ नीड टू कोर्स करेक्ट। विजय श्री जयवर्मन जी ने आर्टिकल को लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। कुछ बहुत खास नहीं लगा इनका आर्टिकल। ये यही बोल रही है कि क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, बड़ी जबरदस्त पाइनोरिक रिसर्च की इन्होंने जेंडर डायनेमिक्स ऑफ लेबर मार्केट्स में। लेकिन आधी सेंचुरी, 50 से ज्यादा साल क्यों लग गए नोबेल कमेटी को इकोनॉमिक रिसर्च को रिकॉग्नाइज करने में, इंडियन इकोनॉमी में जेंडर इक्वालिटीज को एड्रेस करने में। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ब्लेम करना एक सिंपलिस्टिक रिस्पॉन्स होगा। अरे भाई, मेल डोमिनेटेड डिसिप्लिन रहा है इकोनॉमिक्स, हमेशा से यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को इग्नोर किया गया है, उनको उस लेवल की ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, अंडर रिप्रेजेंटेशन रहा है वुमेन का इकोनॉमिक्स के अंदर। और अब कहीं ना कहीं जब क्लॉडन गोल्डन ने इस पर्टिकुलर अंडर रिप्रेजेंटेशन और इनइक्वालिटी के रूट पे वॉर किया अपने रिसर्च के थ्रू, तब इकोनॉमिक फ्रेटर्निटी और नोबेल प्राइज फ्रेटर्निटी ने इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया। भाई देखिए, जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी को रिविजिट करती हैं और मैस्कुलिन नेचर के चलते इकोनॉमिक्स की स्टडी और रिसर्च में जो थोड़े बहुत फ्लॉज आए हैं, जो अनसर्टेनिटीज आई हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं।
कहीं ना कहीं इकोनॉमिक थ्योरी में एंड्रोसेंट्रिक बायस देखने को मिला है। क्या होता है एंड्रोसेंट्रिक बायस? तो इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक थ्योरीज दैट फेल टू क्वेश्चन द हायरार्की ऑफ जेंडर रिलेशंस। जेंडर रिलेशंस की हायरार्की की वजह से इकोनॉमिक थेसिस और रिसर्च में जो कमियां आ रही हैं, उन चीजों को सीधे सीधे इग्नोर कर देना, इसको आप बोलते हो एंड्रोसेंट्रिक बायस। और इस एंडोसेंट्रिक बायस के चलते मैन एक अल्ट्रुइस्टिक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह नजर आता है, जो इकोनॉमिक रिसर्च में वुमेन रिलेटेड एंगल्स को छोड़ देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बताए गए। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ये बताए गए हैं कि नॉर्मल कर ये समझा जाएगा कि एक वुमेन जो कि नौकरी नहीं करती है और अपने से मतलब अपने पैसे कमाने वाले पति के नीचे दबी नजर आएगी, ये पति उसको किसी भी प्रकार से दबा सकता है। इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो उन वुमेन वाइफ्स के अगेंस्ट देखने को मिला है जो कि ओवरऑल अपने पति अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं। चूंकि वो अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं, उसके चलते भी हस्बैंड की तरफ से काउंटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ईर्ष्या द्वेष जलन देखने को मिलती है, वुमेन के अगेंस्ट स्पाउजल वायलेंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे केसेस को पॉइंट आउट करके यहाँ पे ऑथर यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ भाई, ओवरऑल इतने लंबे समय तक ये जो नोबेल कमेटी ने वुमेन के रिस्पॉन्स को और वुमेन के कंट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, इसको बहुत लंबे समय से ध्यान देने की जरूरत है। फाइनली क्लॉडिया गोल्डन की जो भी एक्टिविटीज है इन पे ध्यान दिया गया और ओवरऑल उसके हिसाब से चीजें करी जा रही हैं। कुछ खास इस देखिए इस आर्टिकल में है नहीं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं भी आपसे नहीं बोलूंगा कि इस आर्टिकल को आप बहुत ज्यादा डिटेल में आप इसकी एनालिसिस करिए। फिर अगला, एज गाजा वॉर रेजेस वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप। यहां पे क्या बोल रहे हैं? Like Israel Hamas war is now in the 6 weeks, like the proverbial landlord West Asian much of the world are currently in suspended animation wording when and where the second shoe will drop and how big a crater it would cause on regional and global geopolitics and economy। देखिए ये कह रहे हैं कि अक्सर कर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अक्सर का कुछ ना कुछ ऐसे पचड़े हो जाते हैं जिसके चलते पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मुसीबत में आ जाती है। अभी इजराइल सॉरी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उससे दुनिया उभर नहीं पाई थी, ये हमास वॉर हो गया इसराइल का। अब अगर आप देखो तो जो 19 डेज का योम किप्पुर वार हुआ था 1973 में, इसको बीते हुए भी केवल 50 साल ही हुए हैं। 41 साल हुए 1982 की इजराइल लेबनान की जंग को, 17 साल हुए 2006 की 33 दिन की इनकंक्लूसिव हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग। और ये इनफ नहीं थे कि एक फुल फ्लैश एक बहुत भीषण और क्रूअल और वायलेंट वॉर यहां पे फिर से चिढ़ गया। इसराइल को गाजा छोड़ना पड़ गया था 2005 में, क्योंकि गाजा में हमास की तरफ से बड़ा ही खतरनाक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इनको देखने को मिल रहा था। 38 साल तक तो गाजा पट्टी के ऊपर इसराइल राज कर ही रहा था। तो अगर आप देखो तो उसके बाद से बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स गाजा पट्टी के अंदर इसराइल लॉन्च कर चुका। 2008 में 22 दिन का मिलिट्री कैंपेन, 2012 में 8 दिन का, 2014 में 50 दिन का और 2021 में 11 दिन का। और इन सब कैंपेन्स में हमास रॉकेट फायर करता था और पलट के जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस थी वो एयर रेड्स करती थी, मिसाइल अटैक करती थी। और जब भी सीज फायर होता था तो इस सीज फायर को इजिप्ट मीडिएट करता था। इजिप्ट ही एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसका गाजा पट्टी के साथ एक बॉर्डर, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली अगर आप देखो तो अब इजिप्ट के अलावा गाजा पट्टी में हमास ग्रुप के साथ और पेलेस्टीनियन के साथ कतर ने भी थोड़े बहुत रिश्ते बना रखे हैं, पेलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ जो कि एक सिस्टर मिलिटेंसी ग्रुप है गाजा पट्टी के अंदर हमास का। तो हमको समझना दोस्तों यहाँ पे ये होगा, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना हम ये गाजा पट्टी के अंदर हमास वर्सेस इसराइल का, ये बहुत ज्यादा ब्लडी और डिस्ट्रक्टिव है। जितने भी पहले हुए हैं उन प्रेडिसेसर्स के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीके से सामने निकल के आ रहा है। जान माल का इसमें काफी नुकसान हो रहा है। सबसे पहला तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ, सबसे बड़ा मेजर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर इसराइल की तरफ से हुआ 7 अक्टूबर को, जब हमास यहाँ पे अटैक करता है और ये इसको चेक नहीं कर पाते। अब ओवरऑल पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है जहां पे हमास, फिर ये जो पीआईजे करके ग्रुप है पेलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इसके साथ साथ जो हौदी रेबल्स हैं आपके यमन के, उसके साथ साथ लेबनान का हिजबुल्लाह, उसके साथ साथ इराक और सीरिया में जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये सब मिलके कहीं ना कहीं जंग लड़ते नजर आ रहे हैं इसराइल के साथ। अब भले ही यहां पे ओवरऑल यूएस पीछे से सपोर्ट करे किसको, इसराइल को, और कहीं ना कहीं आप देखो तो हमास और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है ये सब ओपनली जो बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कल की डेट में जो यूएस के एसेट्स है ना इराक और सीरिया के अंदर, उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो ये जो इसराइल और हमास वाली जो ये जंग है ना, इसके पोटेंशियल रेपरकशंस है कि ये दूसरे स्फीयर में भी फैल सकता है और बहुत ही इंटेंस तरीके से फैल सकता है, ठीक है। सबसे खास बात यहां पे ये है कि अभी रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे और
प्रोग्रेस हो रही थी इसराइल की सऊदी अरेबिया के साथ। एक अरब इजरायली बाइनरी यहाँ पे सेटअप होता नजर आ रहा है। बहुत ही हार्ड वन डिप्लोमेटिक गेम्स थे, लेकिन ये सब डिप्लोमेटिक गेम्स यहाँ पे गायब हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद ये जो अटैक हुआ है, पूरा का पूरा मुद्दा वापस पैलेस्टीनियन अरब्स और ये जो गाजा पट्टी 2 स्टेट सॉल्यूशन इन सब चीजों के ऊपर आ चुका है। और जो भी यहाँ पे ओवरऑल आप कह लो एडवांसेस हुए थे, वो सब बैक ट्रैक हो चुके हैं। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इस जंग को कैपिटलाइज करके कहीं ना कहीं ईरान ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को हटा के। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर आ गया है कि हाँ भाई, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप लेन करनी है तो कुछ हद तक तो इसराइल के साथ क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अब सऊदी अरेबिया के लिए ये जो IMEC कॉरिडोर है इसमें इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, और बाकी ओवरऑल इसराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इसराइल का मिलिट्री सॉल्यूशन है ना, ये एक ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट पे आ रहा है, और ये आगे आने वाले समय में सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी यूएस एक अल्टीमेट डिफ्यूजर की तरह नजर आ रहा है, लेकिन यूएस भी कहीं ना कहीं इसराइल के ऑनस्लॉट से थोड़ा घबरा गया है। ओपनली यूएस यहां पे बोल रहा है कि भाई अब बहुत ज्यादा लोगों को मार रहे हो, थोड़ा बहुत शांति से यहां पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेस्ट एशिया की तरफ पूरी दुनिया के ध्यान जा चुका है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, सब लोगों को लग रहा था कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में यूएस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ओवरऑल हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। समझे जिस प्रकार से यहाँ पे जंग हो रही है और ओवरऑल चीजों को सॉर्ट आउट करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन असेट्स है, तो इन हाइड्रोकार्बन असेट्स के लिए प्रॉब्लम है। मल्टीपोलैरिटी है, चाइना यहाँ पे कंपटीशन और रशिया जैसी कंट्रीज यहाँ पे कंपटीशन दे रही है। यूएस यहाँ पे अल्टीमेट आर्बाइटर बनने की कोशिश कर रहा है रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का, और उसमें इसराइल हमास का वॉर हो जाता है, जहां पे इसराइल किसी की सुन ही नहीं रहा है, लड़े जा रहा है। और ओवरऑल गाजा पट्टी के अंदर इसराइल जो जंग लड़ रहा है ना, इसके कॉस्ट एस्टिमेट $51 बिलियन के हैं। ओवरऑल इस प्रकार की जंग अगर इंडिया लड़ देता पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो $350 बिलियन का सीधे सीधे नुकसान हो सकता था। इसराइल इस लेवल की जंग को लड़के लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमी को एक लिमिट से ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, और कहीं ना कहीं अरब्स और मुस्लिम्स के कॉज को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करेगा। समझ गए बात को? तो ये सब चीजें हो रही हैं, एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन इस एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई ताकतवर इस्लामिक कंट्री ओपनली इन्वॉल्व हो जाती है, तब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये खतरा क्रिएट कर सकती है। यूएस जो कि इसराइल का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, वो भी ओवरऑल यहाँ पे ओपनली बोल रहा है कि इसराइल को इस लेवल पे ओवरऑल अटैक्स नहीं करने चाहिए। इन पर्टिकुलर अटैक्स का, इस वॉर का एक और अल्टरनेटिव हो सकता है कि $157 अब बैरल तक यहाँ पे जा सकता है तेल के दाम। तो मैं ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो जंग है ये थोड़ी सी शांत हो जाए, और जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे यूजफुल गेन्स किए गए थे इनको हम फिर से अचीव कर सकें। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम लाइव है, कोर्सेज के प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा कम है, लेटेस्ट आप चेक कर लीजिए कि एक बार जो दिवाली वाला सेल है बचा है कि नहीं बचा है। वैसे तो अब तक उससे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बैक एंड से जो सॉफ्टवेयर चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अब तक खत्म नहीं किया है। तो ओवरऑल आप चाहें तो इस कोर्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटेंट सेक्शन में ओवरऑल बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट सेक्शन में जो प्रीलिम्स टिडबिट का सेक्शन है, ये अब अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो आप इन प्रीलिम टिडबिट्स को पढ़ के काफी कुछ और जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स अगर आप अपनी इस पर्टिकुलर तैयारी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं भाई हम लोग करंट अफेयर्स एनालिसिस पे। कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। भैया जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 2023 का, ये भैया 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था। अब इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के बहुत कम लोग थे, केवल 6 ही लोग थे। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 2023 का, इस पे बहुत लिमिटेड अटेंशन गया है, इस पे बहुत कम डिस्कशन हुआ है, जबकि फॉरेस्ट कम्युनिटीज के राइट्स के रिस्पेक्ट में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ की बात करो 1865 की, टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बात करो, 15 से ज्यादा लॉज, एक्ट्स और पॉलिसीज हैं जो कि फॉरेस्ट को लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ जोड़ती हैं। ठीक है ना? तो अब हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, ये क्या कर रहा है? जो फॉरेस्ट ओवरऑल नोटिफाई नहीं किए गए थे एज अ फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा दो और वहां पे कोई डेवलपमेंटल इनिशिएटिव शुरू किया जा सकता है। ये यहां पे ओवरऑल बोला गया। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट, इसके अंदर जिसको फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया गया है बस वही फॉरेस्ट होगा और कुछ फॉरेस्ट नहीं होगा। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1980 में, ठीक है ना?
उसके बाद 1980 बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। जजमेंट का नाम है गोदा वर्मन थिरुमुलकड़पाड़ केस। ये प्रोमिनेंट लीगल डिस्प्यूट था जो कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और फॉरेस्ट लैंड के आप कह लो नोटिफिकेशन को लेके या फॉरेस्ट लैंड क्या है इस बात को लेके बहस उठी। 1980 से लेके 1996 के बीच में जो भी लैंड फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं हुआ था उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए आराम से डाइवर्ट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सी पिटीशंस पहुंची और 1996 में अपने इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखिए, ओवरऑल अगर कोई पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड टेक्निकली फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं हुआ है बट वो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को फुलफिल करता है तो भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको काट नहीं सकते। ऐसे समझ के बात को। तो 1996 के जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया था कि 1980 से लेकर 1996 के बीच में जो भी इलाका नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया गया है उसको रिवर्ट करिए। अब ओवरऑल 2023 का जो अमेंडमेंट आया है, हालांकि इस अमेंडमेंट के बारे में पहले आपसे बातचीत कर चुका हूं कि हाँ भाई नेशनल बॉर्डर के आसपास है और नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के रिस्पेक्ट में है, तो ओवरऑल सरकार उसमें कोई भी स्टेप ले सकती है। तो बेसिकली इस बार का ये जो कंजर्वेशन अमेंडमेंट आया है ना फॉरेस्ट का 2023 का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी ये भी है कि भाई लैंड यूज के चेंज के रिस्पेक्ट में जो लोकल ग्राम सभा है उससे परमिशन लेनी है, वो परमिशन भी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो बेसिकली और जो कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन वाला मुद्दा है कि कहां कहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहां कहां पे आप कह लो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉरेस्ट में डेवलपमेंट करने की यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दी गई हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बारे में पहले आप करंट अफेयर से बातचीत कर चुका हूं, मेंटरशिप फोर्स में भी इसकी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। बट जब बात आती है यहाँ पे कि ओवरऑल आपने बिल पास करा दिया, बिल में जो भी प्रोविजंस वगैरह थे लिखे थे, अब वो बिल गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पर्टिकुलर बिल के फ्लॉज को बताए। अभी जो 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इसमें से केवल 6 इंडिविजुअल्स अपोजिशन के थे और इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को मिलने के 3 महीने के अंदर ही अंदर जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। और ओवरऑल जो भी क्रिटिकल कमिटी मतलब जो कमेंट्स थे कमेटी के, वो ओवरऑल ज्यादातर उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। जो भी इस पर्टिकुलर कमेटी ने ओवरऑल अपने प्रोग्रेसिव आप कह लो आइडियाज भी दिए थे, जो भी सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोग्रेसिव आइडियाज आए गए थे, उन सबको यहाँ पे खारिज कर दिया गया, उनके ऊपर ज्यादा एक्शन यहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर बिल को अडॉप्ट करने के बाद उड़ीसा की सरकार ने जो डीम्ड फॉरेस्ट का स्टेटस था कुछ लैंड को, उसको रिवोक कर दिया। ठीक है ना। डीम्ड फॉरेस्ट की बजाय बोला कि हाँ भाई इन फॉरेस्ट में आप कब्जा कर सकते हो, आराम से जमीन वमीन बना सकते हो, डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। हालांकि बाद में उड़ीसा की सरकार को अपने इस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है, इस प्रकार के जो रेगुलेशन है, जहां पे फॉरेस्ट लैंड यूजेज को लेके आप चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, वहां पे ऑलरेडी हमारे फॉरेस्ट केवल हमारे लैंड एरिया का 24% बचे हैं और उस 24% बचने के बावजूद भी आप यहां पे जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है उसको फॉरेस्ट के नोटिफिकेशन में मान ही नहीं रहे हो और वहां पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 2016-17 में अमेंडमेंट हुए थे और ये बोला था कि भैया फॉरेस्ट को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना है तो ट्राइबल ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अप्रूवल लेने की भी कंडीशंस को लेट गो कर दिया गया इस 2023 के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। जो आदिवासी ग्राम सभाज हैं उनको एंटी डेवलपमेंट समझा जा रहा है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि केवल केंद्र की सरकार नहीं, अलग अलग राज्य की सरकारें भी ऐसा चाहती हैं, क्योंकि ट्राइबल इलाकों में, फॉरेस्ट इलाकों में जितने ज्यादा राइट्स होंगे ट्राइबल्स के पास, उतना ही राज्य की सरकार के पास डिसीजन लेने की ताकत कम होगी। तो केवल केंद्र की सरकार नहीं, राज्य की सरकार और अपोजिशन की भी जो राज्य की सरकारें हैं वो भी उस पर्टिकुलर बिल के फेवर में आ रही हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल उनको ज्यादा ताकत देता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। ये सारी बातें यहां पे निकल के आ रही है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल। तो इन सब चीजों के बिहाफ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो बिल है वो अफेक्ट कर रहा है बहुत सारी चीजों को, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले कहां कहां पे, मेंधा लेखा महाराष्ट्र में, लोएंदी ओडिशा में, मलकापुरम केरला में। इनिशियल इंथुजियाज्म के बाद ये देखने को मिला कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें
कम इंथुजियास्टिक हैं अपने अपने राज्यों में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट करने में। ऑब्वियस सी बात है वो कम इंथुजियास्टिक होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार की ताकतों को कम कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें भी इससे एड्रेस नहीं होती, जैसे कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी पर्टिकुलर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट एड्रेस नहीं करता। ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स के इलाके में किन पे ज्यादा पेनिट्रेशन है, मतलब ओवरऑल वो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं हुए हैं उनको तो एक खुला ओपन ग्राउंड की तरह छोड़ दिया गया है कि भाई कोई भी वहां पे आके डेवलपमेंट कर सकता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए चीजें यहाँ पे नहीं की गई हैं। ट्राइबल और आदिवासी ग्राम सभा की ताकतों को यहाँ पे कम किया गया है। ये सब प्रॉब्लम्स ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हैं फेडरल नॉर्म्स के अंदर। ये ताकतें कहीं ना कहीं हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज के पास रहनी चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में वो काफी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फिर कुछ और सिंपल सिंपल सी न्यूज है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बैन को 8 मीती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगाया गया। वैसे तो केंद्र की सरकार को और मणिपुर की जो राज्य की सरकार को उसको बहुत हद तक मीती प्रो समझा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने ओवरऑल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर 8 मीती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आप कह लो बैन किया है। ये बोला है कि ये ओवरऑल मणिपुर को सिकीड कराना चाह रहे हैं आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया से। ये अनलॉफुल एसोसिएशन से इंडिजिनस लोग पीपल ऑफ मणिपुर को ये लोग भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, तो पीपल लिबरेशन आर्मी, इसको पीएलए बोलते हैं, तो भैया चाइना से इंस्पायर लग रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट आरपीएफ, फिर यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट, फिर इनकी एक आर्म्ड यूनिट है मणिपुर पीपल्स आर्मी, फिर एक है पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगले पाक, उसकी आर्म्ड विंग रेड आर्मी, फिर कांगले पाक कम्युनिस्ट पार्टी उसकी आर्म्ड विंग रेड वांगबी, द कांगले याओ कानबा कोऑर्डिनेशन कमिटी, अलायंस फॉर सोशल यूनिटी कांगले पाक। तो बेसिकली इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को यूएपीए के अंदर, और ये सब नीति ऑर्गेनाइजेशंस है और बहुत हद तक केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को प्रो नीति समझा जा रहा है, उसके बावजूद भी इन नीति ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। आगे चलते हैं। 40 वर्कर्स ट्रैप्ड इन टनल्स इन उत्तरकाशी सेफ। भाई ये आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कोलैप्स कर गया। इस टनल को बनाया जा रहा था नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ओके, कहां बनाया जा रहा था, सिलक्यारा में बनाया जा रहा था। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का ये पार्ट है और उत्तरकाशी और यमुनोत्री टाइम के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 26 किलोमीटर को कम कर देगा। तो नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ऑफिसर्स ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है ट्रैप्ड लेबर्स के साथ। वो लेबर्स जो फूड मांग रहे हैं उन्होंने ऑफिसर्स को बताया कि वो सेफ हैं, उनके पास कुछ दिन का एडिक्वेट वाटर भी है। तो बेसिकली उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से मलबा वगैरह हटाया जा रहा है और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। पतली पाइप के थ्रू उनके पास ऑक्सीजन पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बहुत से स्टेप्स हो रहे हैं इन लोगों को बचाने के लिए। फिर भाई एक स्विस सर्वे यहां पे कंडक्ट किया गया है और दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है दुनिया की। मुंबई और कलकत्ता दूसरे इंडियन मेट्रोपोलिसेस हैं जो कि लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आ रहे हैं दीपावली के बाद। देखिए मंडे को जो कि दिवाली के बाद का दिन था, 3 इंडियन मेट्रोपोलिसेस आए ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड्स कंपाइल्ड बाय स्विस एयर प्योरीफायर कंपनी आईक्यू एयर। आईक्यू एयर नाम की ये जो स्विस एयर प्योरीफायर कंपनी है, इसने जो लिस्ट निकाली टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की, कंपनी सिटीज की, इसमें 3 सिटीज भाई ओवरऑल आप कह सकते हो इंडियन मेट्रोपोलिसेस है। दिल्ली आप कह सकते हो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया की। ओके, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 287 पे। उसके बाद आती है लाहौर, पाकिस्तान 195 पे, फिर मुंबई 153, कोलकाता 166, ये भी टॉप 10 में थे। तो आईक्यू एयर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 109 कंट्रीज के डाटा को मेजर करता है और इनकी रीडिंग्स हर घंटे पे चेंज करती है। ये यूएस की मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, कुछ हद तक ये मेथोडोलॉजी इंडिया जैसी है, बहुत हल्की सी डाइवर्जेंट है। इनकी वैल्यूज में मेजर होता है क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल बताया जाता है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। जो पॉल्यूशन है फायर क्रैकर से वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बाकी परसिस्टेंट सोर्सेस से जैसे व्हीकल एमिशंस और वेस्ट और बायोमास बर्निंग से। बट कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है लोगों की हेल्थ के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में जो पॉल्यूशन लेवल्स थे वो 30 गुना थे उन सेफ लिमिट से जो कि प्रिस्क्राइब की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो पटाखे यहाँ पे फोड़े जा रहे थे इन पटाखों ने और चीजों को गड़बड़ कर दिया। ये डाटा बताया जा रहा है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा। सिटी के अंदर एक फायर क्रैकर बैन लगा हुआ है। तो जो मोस्ट अपडेटेड रीडिंग्स इन शहरों से निकल के आ रही हैं एज ऑफ मंडे, ये सजेस्ट करती हैं
कि जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरिएट कर रही है। सेवरल मॉनिटरिंग स्टेशन 400 की वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं। सीवियर कैटेगरी में यहाँ पे एयर की क्वालिटी नजर आई। तो बहुत ही बुरे हालात थे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल। ठीक है, एक दो मतलब वन वाले टाइप की न्यूज है कि भैया स्विस क्वालिटी एयर सर्वे के हिसाब से दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गई और टॉप 10 सिटीज में 10 इंडिया के शहर थे। फिर अगला, इजराइल आर्मी सेज इट हैज सीज्ड हमास पार्लियामेंट इन गाजा। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। इजरायली आर्मी ने ट्यूसडे को बताया कि इन्होंने गाजा की पार्लियामेंट को और कुछ और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जहां पे गाजा वाले हमास वाले एक्चुअली में अपनी सरकार को चलाते थे, इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर घुस के जो इजरायली फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मिलिट्री यूनिट्स ने हमास की पार्लियामेंट को टेक ओवर कर दिया और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग को टेक ओवर कर दिया। हमास पुलिस हेडक्वार्टर्स को टेक ओवर कर लिया। एक इंजीनियरिंग फैकल्टी को टेक ओवर कर लिया जहां पे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट हो रहा था वेपन्स के लिए, किसकी, हमास की आर्मी के लिए। इनका स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के, इनको मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और यहीं से 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया उसकी प्लानिंग भी की गई। इजराइल फोर्सेस साउदर्न गाजा को भी कुछ हद तक बॉम्बार्डमेंट कर रही है। हॉस्पिटल्स का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर लाइट नहीं है। बच्चों के ऑपरेशंस ओवरऑल बिना लाइट के हो रहे हैं, टॉर्च की रोशनी में हो रहे हैं। लोग लिटरली मर रहे हैं और यहाँ पे इसराइल वाले अटैक किए जा रहे हैं। जब इसराइल के ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ा तब इनके मेजर जनरल सामने आके बोलते हैं कि भाई हम तो सामने सिविलियंस को लाना नहीं चाहते, बट इन हॉस्पिटल्स के नीचे ही बेसिस बना के इसराइल काम कर रहा है और अटैक कर रहा है। सॉरी, हमास काम कर रहा है, अटैक कर रहा है। हमास इंटेंशनली इन सिविलियंस को सामने लेके आ रहा है और इसराइल को दुनिया के सामने बुरा बना रहा है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर अटैक ना करें। इस बात को लेकर रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला, जस्टिन ट्रूडो ने भी बोला, नेतन्याहू ने जवाब दिया। ये सब न्यूज भी आप अक्सर कर सुन ही रहे हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द इकोनॉमी ऑफ अ वर्ड विदाउट वर्ड, ये क्या चीज है? देखिए, विदाउट, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात है। दुनिया की इकोनॉमी किस प्रकार से काम करेगी अगर दुनिया में काम ना हो, वर्क ना हो? भाई अब समझिए बात को। हम सब काम करते हैं, हम सबको काम करने के पैसे मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, इफ यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, हम लोग नॉर्मल आदमी है, ठीक है ना, मैं काम ना करूं, मान लो मैं यूट्यूब पे काम करना बंद कर दूं, जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो बंद हो जाए। अगर आप कोई नौकरी करते हो, आप वो नौकरी करना बंद कर दो, जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो बंद हो जाए, तो आपका खर्चा कैसा चलेगा? अगर आपके पास पैतृक संपत्ति नहीं है, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने खाने पीने के लिए इस काम के ऊपर डिपेंडेंट हो। एकदम से आपसे बोला जाए कि आपके लिए काम नहीं है भाई, काम खत्म हो गया है, तो आप काम चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ब्लेचली पार्क के अंदर एक समिट होती है और यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। बिलियनर एलॉन मस्क भी यहाँ पे थे, यूके में हो रही थी समिट। यहाँ पे डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। एलॉन मस्क ने एक ऐसे फ्यूचर की यहाँ पे बात की जिसमें इन्होंने बोला कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर प्रकार का ह्यूमन लेबर करेगा, फिर चाहे वो फिजिकल ह्यूमन लेबर हो, चाहे कॉग्निटिव ह्यूमन लेबर हो, दिमाग की बात हो। इंडिविजुअल्स को कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की और उनको काम करने की जरूरत नहीं है अपने पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए। बेसिकली एलॉन मस्क ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते सारा काम इतनी आसानी से होगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इतना तेजी से होगा कि सरकारों के पास पैसा ही इतना आ जाएगा कि वो लोगों को पैसा बांट देंगे और लोग बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो उसके बाद कोई एंटरप्राइजिंग एक्टिविटी करना चाहता है तो वो काम कर सकता है, उसके ऊपर काम करने का कंपल्शन नहीं है, वो काम किए बिना भी आराम से खा पी सकता है। अब एलॉन मस्क के इस प्रकार के स्टेटमेंट, हो सकता है एलॉन मस्क के लेवल के आदमी को समझ में आ जाए, हम जैसे लोगों को समझ में आना, हम लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हैं। एक गरीब इंसान जो रिक्शा चलाता है उसके क्या ही समझ में आएंगे? अगर वो एक दिन की दिहाड़ी पे मजदूर नहीं गया, उसने रिक्शा नहीं चलाया, उसको तो पैसा नहीं मिलेगा, उसका घर नहीं चलेगा। और यहाँ पे एलॉन मस्क बोल रहा है कि सारा काम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा और तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो पैसा कहां से मिलेगा? तो एलॉन मस्क बोल रहा है पैसा सरकार देगी। तो क्या ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है? ये तो प्रैक्टिकली इम्प्रॉबेबल लग रहा है। यहां पे एलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसी दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं जहां पे कोई काम ही नहीं है, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। फिर चाहे वो ह्यूमन लेबर का हो या फिर दिमाग का काम हो, सब काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो ह्यूमंस क्या करेंगे? और क्या ऐसी दुनिया एक्चुअली में डिजायरेबल है? हम मान भी लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा काम कर रहा है,
और इतना पैसा आ गया कि लोगों को खाने पीने का भी इंतजाम हो गया, लोगों को काम करने की जरूरत है, तो क्या वो दुनिया भी लोगों को पसंद आएगी? क्या ऐसा वर्ड डिजायरेबल है? क्या बैठे बैठे पैसा मिलना डिजायरेबल है? यहाँ पे दो लोगों की थ्योरी देखी जा रही, जॉर्ज मेनर्ड केन्स की और कार्ल मार्क्स की। केन्स एक लिबरल थिंकर थे, ये कैपिटलिज्म के रिस्पेक्ट बहुत फेवर में बात करते थे, बेसिकली एक्सटॉल करते थे कैपिटलिज्म को। एक्सटॉल मतलब ये ओवरऑल कैपिटलिज्म को बहुत प्रेज करते थे। इनका बोलना था कि कैपिटलिज्म सही है, और इनका ये बोलना था कि वर्क रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ड्रजरी, ठीक है ना। इनका ये बोलना था कि भाई अ वर्ड इन विच द वर्थ ऑफ वर्क कुड बी रिड्यूस वाज वन दैट इनइक्विवोकली इंक्रीज वेलफेयर। मतलब इनका ये कहना था कैपिटलिज्म की दुनिया है, लोग सब लोग काम कर रहे हैं, काम के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। अब इस काम के बीच में अगर आप किसी के काम के कुछ घंटे कम कर देते हो तो उसका वेलफेयर आप बढ़ा रहे हो। क्योंकि आप उससे कम काम करवा रहे हो, पैसे उसको ठीक ठाक मिल पा रहे हैं, तो अपने पैसे से वो कम काम में थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह कर ही लेगा, उसका वेलफेयर होगा, ठीक है। तो मिस्टर मस्क के जो कमेंट हैं वो जॉर्ज मेनर्ड केन्स की थिंकिंग के साथ कुछ हद तक मिल सकते हैं। थ्योरेटिकली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे एलॉन मस्क का, बट एलॉन मस्क एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देने के लिए माने जाते हैं, ठीक है ना भाई। ये बात तो भाई आप सबको पता है। तो ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, एलॉन मस्क ने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब उससे कैपिटलिज्म बहुत बड़ा, सबके पास बहुत पैसा आया, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको बांट दिया, काम करने की जरूरत नहीं। कार्ल मार्क्स की बात करो, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है कि द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर एबिलिटी टू मटेरियली मैनिपुलेट नेचर, वर्क देयरफॉर प्रोवाइड्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ। इनका ये बोलना है कि भाई बिना काम किए तो इंसान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इंसान काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे वो करेगा क्या? और इनके हिसाब से जो इकोनॉमिक सिस्टम था कैपिटलिज्म का वो गड़बड़ था। इस इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म में ह्यूमन लेबर की कोई भी वैल्यू नहीं थी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जॉन मेनर्ड केन्स की अगेंस्ट। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो ये बोलता है कि भाई ओवरऑल काम करना तो बेसिकली इंसान की रिक्वायरमेंट है। अब जॉन मेनर्ड केन्स और कार्ल मार्क्स इन दोनों की थ्योरीज को आप रोक दो। कल की डेट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सच में वो ह्यूमन लेबर, फिजिकल लेबर सबको रिप्लेस कर देता है, तो इसका क्या मतलब बैठेगा? इसका ये मतलब बैठेगा कि एलॉन मस्क जैसे जो अमीर लोग हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले जो प्रोग्रामर्स हैं, वो तो अच्छा पैसा कमाएंगे, उनको तो खूब पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जो भाई नॉर्मल काम करने वाला इंडिविजुअल, उसके लिए कोई पैसा काम नहीं बचेगा। अब अगर नॉर्मल काम करने वाले इंडिविजुअल के लिए काम नहीं बचेगा तो वो पैसा नहीं कमाएगा। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको उठा के पैसा दे देगा। और अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो क्या बढ़ेगा? आपकी ड्रजरी बढ़ेगी। ड्रजरी मतलब ओवरऑल आपके ऊपर काम का प्रेशर, आपके ऊपर हैरेसमेंट, काम के एब्सेंस में आपकी टेंशन, स्ट्रेस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और एलॉन मस्क जिस प्रकार की थॉट प्रोसेस यहां पे बोल रहे हैं, अगर आप उसको जॉन मेनर्ड केन्स और कार्ल मार्क्स के थॉट प्रोसेस से मिला दो तो लॉन्ग टर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। लेकिन ह्यूमन की लेबर की रिक्वायरमेंट कम करने से लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा है, तो गरीबी बढ़ जाएगी, ड्रजरी बढ़ जाएगी, इन लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। फूड एंड शेल्टर की रिक्वायरमेंट इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में दुनिया को रहेगी। और ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके जेब में इतना पैसा डाल देगा। मॉडर्न डे कैपिटलिज्म के अंदर जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को लीड कर रहे हैं, सारा पैसा वो अपनी जेब में कंसंट्रेट करके रखने वाले हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में और दान धर्म में पैसा नहीं बांटेंगे। तो जब वो दुनिया में दान धर्म में पैसा नहीं बांटेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान मिलेगा देखने को। तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिव स्फीयर में जो हमारी इकोनॉमी का आउटपुट है उसको बताता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके साथ बैलेंसिंग सिस्टम्स को लेके आने की जरूरत है। एकदम ही आप पूरी तरीके से ह्यूमन लेबर को एलिमिनेट कराने की बात करोगे, ओवरऑल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे सबको घर पे बैठे बैठे खिलाने की बात करोगे, तो भैया वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल उतना बैठ नहीं पाए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एमनेस्टी डील बाय स्पेन गवर्नमेंट कंटेंशियस। भाई स्पेन के अंदर खासा बवाल चल रहा है। क्या बवाल चल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। स्पेन की जो सोशलिस्ट सरकार है पीएसओई की, इसने एक एमनेस्टी डील साइन की 9 नवंबर को हार्ड लाइन कैटेलिन की सेपरेटिस्ट पार्टी के साथ। अभी कैटेलिन क्या है? तो कैटेलोनिया करके एक प्रोविंस है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे। यहाँ पे कैटेलोनिया करके एक प्रोविंस है, जो बार्सिलोना नाम का जो बड़ा ही फेमस शहर है वो इस कैटेलोनिया प्रोविंस में ही आता है। अब यहाँ पे एक पार्टी है टुगेदर विद कैटेलोनिया नाम की। इसके लीडर है कार्ल्स प्यूगडीमोंट। ये भागे हुए हैं इस समय पे स्पेन से। क्यों?
क्योंकि कुछ साल पहले इन्होंने एक बड़ा ही आप कह लो क्वेश्चनेबल रेफरेंडम अपनी इस पर्टिकुलर प्रोविंस में पास करवा दिया था, जिस रेफरेंडम के अंदर ये ओवरऑल कैटेलोनिया प्रोविंस को स्पेन से अलग करने की बात कर रहे थे। समझ गए? तो अब चूंकि अलग करने की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोह कर रहे हैं, स्पेन को अंदर से तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको स्पेन छोड़ के भागना पड़ गया। अभी स्पेन वापस आ नहीं पा रहे। तो जो कार्ल्स प्यूगडीमोंट है ना, ये फॉर्मर रीजनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैटेलोनिया के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं। ये किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए, सेल्फ इंपोज एक्साइल ब्रूजर्स में। चूंकि स्पेन में आया तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, स्पेनिश जस्टिस सिस्टम इनको घसीट लेगा। तो इनके ऊपर 6 से 12 साल की जेल की सजा चल रही है। इन्होंने क्या किया कि जो पेड्रो सेंचेज नाम का जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के अंदर, जो कि इस समय पे मेजोरिटी नहीं ले पा रहा है, इसके सामने एक डील रखी। इन्होंने बोला कि यार देखो, हम लोगों ने ये जो रेफरेंडम डील करवाई थी और कैटेलोनिया प्रोविंस को स्पेन से अलग कराने की कोशिश की थी, इसके चलते स्पेन स्पेनिश सिस्टम हमसे पीछे पड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी के जो 6 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका सपोर्ट हम तुमको दिलवा देते हैं। तुम एक काम करो, हमें माफी दिलवा दो, एमनेस्टी दिलवा दो। समझ गए? तो पेड्रो सेंचेस के सामने यहां पे टुगेदर फॉर कैटेलोनिया जो पॉलिटिकल पार्टी, इसके चीफ ने बोला कि हम तुमको 6 एमपीस का सपोर्ट दे रहे हैं, तुम हमको एमनेस्टी दिलवा दो, तुम्हारी सरकार बनी रहेगी। कोलिशन पॉलिटिक्स के सारे नुकसान जिनके बारे में हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, वो नुकसान इस समय पे स्पेन में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? मिस्टर सेंचेज ने यहां पे ऑफर ऑफ एमनेस्टी को देखा है प्रोटेक्टेड क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए। इस समय पे पेड्रो सेंचेज के लिए एक प्रॉपर लीडर बन के स्पेन के अंदर मेजॉरिटी ले पाना मुश्किल हो पा रहा है, सरकार चलाना मुश्किल हो पा रहा है। तो सरकार को चलाने के लिए इनको इलेक्टेड मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, जो कि इनको मिल नहीं पा रहा। कॉलिशन में काम कर रहे हैं। इस समय पे स्पेन के अंदर कोई 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी लेफ्ट पार्टी और बहुत सारी छोटी छोटी राइट पार्टीज बन के आ गई हैं और वो अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। तो स्पेन का जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है वो बहुत हद तक बटा हुआ है, बहुत हद तक डिवाइडेड है। तो यहां पे पेड्रो सेंचेस बोल रहे हैं कि कैटेलोनिया के इन सेपरेटिस्ट लोगों के साथ एक डील कर लेते हैं और उस डील के तहत हमको थोड़ा बहुत ओवरऑल यहां पे सपोर्ट मिल जाएगा और इनको हम एमनेस्टी दे देंगे। अब इस बात को पकड़ लिया सेंटर राइट पीपल्स पार्टी के और फार राइट वॉक्स पार्टी के लोगों के, और उन्होंने बोला कि पेड्रो सेंचेस तो इन देशद्रोहियों को एमनेस्टी देके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो देशद्रोही, और कहीं ना कहीं ये जो देशद्रोही ना कार्ल्स प्यूगडीमोंट, इससे कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं स्पेन के, क्योंकि स्पेन को आप अंदर से तोड़ने की बात कर रहे हो तो देशद्रोह तो है ही वो। तो जब आप स्पेन को अंदर से तोड़ने की बात करो तो कुछ लोग तो नाराज होंगे। तो पॉलिटिकल स्टेलमेट सा चल रहा है स्पेन के। स्पेन में दिसंबर 2015 में इलेक्शंस हुए थे, सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाई, जून 2016 में इलेक्शंस हुए। ठीक है ना? और वो जून 2016 की सरकार भी बिल्कुल लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि जो सेंटर राइट गवर्नमेंट थी मारियोनो रजोय की, उसको वेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटा दिया गया करप्शन चार्जेस के ऊपर जून 2018 में। उसके बाद मिस्टर सेंचेस प्राइम मिनिस्टर बने और इनको फरवरी 2019 में स्टेप डाउन करना पड़ गया। ठीक है ना? नवंबर 2019 में इलेक्शंस हुए, जुलाई 2023 में इलेक्शंस हुए, पीपी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, लेकिन ओवरऑल वॉक्स की बैकिंग के साथ भी ये सरकार नहीं बना पाई। तो कुल मिला के स्पेन के अंदर कोई प्रॉपर इलेक्टेड सरकार इस समय पर राज ही नहीं कर पा रही है। कोई प्रॉपर इनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन के आ ही नहीं पा रहा। जो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज है, इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर इनकी। तो बेसिकली ये मेजोरिटी स्थापित करने के लिए ये पुराने सेक्शनिस्ट के साथ एक डील सी स्ट्राइक कर रहे थे, पर उस बात को लेके स्पेन में काफी बवाल हो गया। ऑब्वियसली बात है, सेपरेटिस्ट के साथ मिलके केवल पॉलिटिकल मेजोरिटी बनाने के लिए आप उनको एमनेस्टी दे दो, माफी दे दो और बोलो कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, तो कई सारे लोग इस वाली एक्टिविटी से नाराज हो जाएंगे, जो कि हो गए हैं। ठीक है भाई? फिर 2 आर्टिकल्स बचते हैं। एक है इनिमिकल विटनेस कांट बी डिसमिस्ड एज पार्टीसन सुप्रीम कोर्ट। क्या है यहाँ पे चीज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में बोला है कि एविडेंस ऑफ इंटरेस्टेड और इनमिकल विटनेसेस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड merely on the ground that they are partisan. Instead, such testimonies have to be scrutinized with care, a 3-judge bench observed by Justice B.R. Gawai. यहां हुआ क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। केस का कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। एक मर्डर कंडक्ट है, उसने ओवरऑल एक पिटीशन फाइल की और वो अपने डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कराना चाहता है। इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस है 2003 का, मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 3 लोगों की गोली मार के यहां पे हत्या कर दी गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। अब उसमें से एक एक्यूज्ड पर्सन था मदन। मदन को मौत की सजा सुनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके कैपिटल पनिशमेंट को अप्रूव किया 2017 में।
सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को कम्यूट कर दिया टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन फॉर 20 ईयर्स। तो बेसिकली मदद के गुड कंडक्ट और प्रिजन के चलते इसके सेंटेंस को कम्यूट किया गया, लेकिन इसके कन्विक्शन को नहीं हटाया गया। इसका क्या बोलना है? इसका यह बोलना है कि भाई देखिए, ओवरऑल मौकाए वारदात पे जो लोग वहां पे आसपास से गुजर रहे हैं उन्होंने कुछ देख लिया, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है उस केस में उसका कुछ निगेटिव इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसने यहाँ पे जैसे होता है ना कि गांव में और कोई एक बंदा है, मान लो मदन ने कुछ क्राइम किया और उसका कोई एक दुश्मन है, आप कह लो ये सलीम करके, और सलीम ओवरऑल बगल से निकल रहा था, उसने मदन को क्राइम करते देखा, उससे अगेंस्ट जाके गवाही दे दी। अब मदन बोल रहा है कि सलीम के साथ तो मेरी दूसरे चक्कर में नहीं चल रही है, तो वो इनमिकली मेरे अगेंस्ट यहाँ पे ओवरऑल गवाही दे रहा है, तो इसकी गवाही को सही नहीं मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चल जाएगा। इनमिकल जो बगल से निकल रहे हैं, मतलब इनमिकल जिससे आपकी बन नहीं रही है, तो वो आपके खिलाफ झूठी गवाही दे देंगे, या फिर कोई बगल से निकल रहा है उसकी गवाही के बेसिस पे आप उसको सीधे सीधे खारिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, rustic witnesses cannot be expected to remember every minute detail, unlike an educated witness. The basic principle of appreciation of evidence of a rustic witness who is not educated or comes from a poor strata of society is that the evidence of such a witness should be appreciated as a whole. सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि अगर कोई इनमिकल विटनेस है तो उस इनमिकल विटनेस को प्रॉपर तरीके से काउंटर क्वेश्चन करने की जरूरत है। उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को सीधे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, और उसके स्टेटमेंट को सीधे सीधे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। उसके स्टेटमेंट को प्रॉपर एविडेंस के हिसाब से, विटनेस के हिसाब से एज अ होल हमें अप्रिशिएट करके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यह बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वाई आर IAS कोचिंग सेक्टर बीइंग प्रोव्ड बाय CCPA, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 23 अक्टूबर को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बोला कि वो 20 IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को के खिलाफ इंक्वायरी चला रहे हैं। क्यों इंक्वायरी चला रहे हैं? क्योंकि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। इन 20 में से 4 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो 1 लाख की पेनाल्टी भी मारी गई। और इस ब्रॉडर मैकेनिज्म को एलेबोरेट करते हुए जो चीफ कमिश्नर है CCPA की निधि करे, इन्होंने बताया कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब भी रिजल्ट्स निकलते हैं तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पे इन टॉपर्स की फोटो को छाप के बैठ जाता है कि हाँ भाई ये टॉपर हमारे यहां से आया, ये टॉपर हमारे यहां से आया। अपने एड्स में वो ओवरऑल ये दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉप रैंकर तो हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने, उस टॉपर ने उस कोचिंग से क्या पढ़ा है। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स पढ़ा, मेंस पढ़ा या इंटरव्यू पढ़ा। अब आपको ये बात पता है दोस्तों कि जो लोग भी मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए फ्री इंटरव्यू की सुविधा आजकल ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं। आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तो ऑनलाइन फ्री इंटरव्यू आते देखे भी होंगे। अब आप सोचो, मैं ही हूं, आप ही हो, अगर मेंस निकल गया तो हमको लगेगा कि यार चलो फ्री में इंटरव्यू करवा रहे हैं, अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फ्री में होता चले जाते हैं हम लोग, और बस उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वो लोग कर लेते हैं। बाद में जैसे वो बंदा टॉपर बना, उसका छाप दिया कि भाई ये तो हमारे यहां से पढ़ा है, जबकि एक्चुअली वो बस इंटरव्यू देने आया था वहां पे। तो ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है ना, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यूपीएससी ने CSE एग्जाम 2022 में 933 लोगों को रिकमेंड किया। अब जब सिलेक्शंस आए और उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे टॉपर्स के सिलेक्शंस के नंबर को कोट कर रहे थे, 3500 कोट कर रहे थे, सीटें केवल 933, और इनके नंबर्स को काउंट करो तो 3500 एनरोलमेंट्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तो ये तो ये समझ में आ रहा है कि 3-4 बच्चे, तो मतलब एक बच्चा 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैरेलली पढ़ रहा था, यही समझ में आ रहा है, और तो को समझ में आ नहीं रहा। तो यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट्स में फाइन लगाए गए, चहल एकेडमी, इकरा IAS, राव IAS स्टडी सर्किल, IAS बाबा। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके खिलाफ आप कह लो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खान स्टडी ग्रुप ने क्लेम किया कि 933 में 682 बच्चे तो इनके यहाँ सेलेक्ट हुए। ठीक है, उसमें से 673 बच्चों ने मॉक इंटरव्यू लिए थे। तो बेसिकली इन्होंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए, वहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बेसिस पे अपने सिलेक्शंस बता दिए। मनीषा कपूर जो कि CEO सेक्रेटरी हैं एडवर्टाइजिंग सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया की, उन्होंने बोला कि भाई एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट वॉयलेटिव सेक्टर निकल के आया एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में। ज्यादातर जो वायलेशंस हो रहे हैं वो ओवरऑल इन पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की फील्ड में ही हो रहे हैं। पुणे बेस्ड कंसल्टेंसी इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च LLP नाम की कंपनी का बोलना है कि जो कोचिंग क्लास का मार्केट है इंडिया के अंदर, ये 2030 तक 1.79 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगा, और इसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 14.07% की 2023 से 2030 के टाइम पीरियड में। हायर एजुकेशन का सेक्टर सबसे बड़ा मार्केट पकड़ता है,
32.75% का 2022 में। और इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये तो भैया जबरदस्त तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीसीपीओ की जो प्रोब है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है बट ठीक है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको लेक्चर से मजा आ रहा हो। अगर डिटेल्स में और बहुत डेप्थ में आप अपनी एजुकेशन को और प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ओवरऑल मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंटरशिप कोर्स आपको www.harshitdwedi.com पे मिल जाएगा। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी आपको मेंटरशिप कोर्स मिल जाएगा। उसमें प्रीलिम्स के लेक्चर्स भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं और शायद कुछ और घंटों की सेल है जिसका आप ओवरऑल यहाँ पे बेनिफिट उठाते हैं। डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना।